बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम और आज के टॉपिक के लिए मुझे किसी स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी चीज़ को एज रेफरेंस देखने की ज़रूरत है, क्योंकि बात वो करने जा रही हूँ जो बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। छोटे होते थे तो अंग्रेज़ी का एक मुहावरा होता था कि यू आर जज बाय द कंपनी यू कीप, यानी कि हम जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं उसी हिसाब से या उन्हीं नज़रों से हमें भी देखा जाता है। यानी कि अगर आप बुरे रेपुटेशन वाले लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं या बदतमीज़ लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं तो आपकी भी रेपुटेशन उन जैसे ही हो जाएगी, चाहे आप खुद बदतमीज़ हों या ना हों। इसी तरह अगर आपका ग्रुप है फ्रेंड्स का जो सारे ही बड़े रूड हैं, जो एटीट्यूड जिनमें बड़ी प्रॉब्लम है, तो आपको भी उन्हीं के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा और आपके बारे में भी ऐसे सोचा जाएगा। इसी तरह अगर आप अच्छी कंपनी में उठेंगे बैठेंगे, आपके मतलब छोटे बच्चों को हमेशा कहा जाता है कि भी पढ़े लिखे बच्चों के साथ बैठा करो, पढ़ाकू बच्चों के साथ बैठा करो, उन बच्चों के साथ उठो बैठो जो पढ़ाई पे तवज्जो देते हैं, जो डिबेट्स कॉम्पिटिशन्स इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व है, फजूल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं। क्यों? दो चीज़ें, एक तो सोहबत का बहुत असर होता है इंसान के ऊपर, दूसरी बात लोग आपको भी उन्हीं निगाहों से देखते हैं जो मैंने अभी 2 लम्हे पहले बात की और बार बार कहूँगी। When I was younger, छोटी थी, मामा जब इस तरह की बातें कहती थी मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता था, क्योंकि मेरी अक्सर जो कंपनी होती थी वो ज़रा ऑड ही होती थी। जो बच्चे ज़्यादा पढ़ाकू नहीं होते थे, जो ज़्यादा उछल की कूद में इन्वॉल्व होते थे, उस वक्त तो बहुत ज़्यादा ओवरली इंसान स्पोर्ट्स और इस तरह की चीज़ें भी करता था तो उसको बुरा कंसिडर किया जाता था। अब अल्लाह का शुक्र है कि ज़माना बदल गया है और लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी पढ़ाई। लेकिन जिन लोगों में उठी बैठी उन्हीं लोगों के साथ वाली रेपुटेशन मेरी भी हो गई। अगर बदतमीज़ खार दिमाग लोगों में उठ बैठ रही थी तो मैं भी उन्हीं की कैटेगरी में आ गई। चाहे मैं बदतमीज़ थी या खार दिमाग थी वो एक सेकेंडरी बात है, कंपनी से बहुत फ़र्क पड़ता है। मुझे आज भी याद है मेरी कज़न ने चांदी दीदी ने एक दफ़ा मुझे बहुत लंबा एक लेक्चर दिया। उन्होंने कहा जुगन तुम जिन लोगों में उठती बैठती हो वो कोई ऐसे लोग नहीं हैं जिनमें तुम्हें उठना बैठना चाहिए, फ़लाँ ये है फ़लाँ वो है, तुम जब ऐसी लड़कियों में उठती बैठती हो तो लोग कहते हैं कि तुम भी ऐसी हो। फिर हमें फ़ोन कर कर के लोग कहते हैं कि जुगन को समझाओ, जुगन को संभालो, वो किन लोगों में उठ बैठ रही है। उसी तरह जब मैं मीडिया में काम करना चाहती थी तो बहुत ज़्यादा मेरी फैमिली को गिला था कि तुमने इस फील्ड में नहीं काम करना, इस फील्ड में काम करने वाली औरतों की रेपुटेशन बड़ी ख़राब होती है। हाँ, कभी कभी आप गेम चेंजर भी हो सकते हैं जिसमें आप ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें कि जिनकी रेपुटेशन ख़राब भी है वो भी अच्छी हो जाए, लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं होता। मैं भी जब इस फील्ड में आई तो मुझे याद है कि मेरी फैमिली के लोग जो पहले बड़े प्यार से बड़े लाड से मिलते थे, जब उनको पता चला कि मैं मीडिया की बरादरी से हूँ, अब उनके साथ कनेक्टेड हो गई हूँ, उनके रवैये बदल गए। उनका मुझसे बात करने का अंदाज़ चेंज हो गया और मुझसे ऐसे बात करते थे कि जैसे उनको बड़ा मेरे पे तरस आ रहा है या उनको अफसोस हो रहा है कि जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। देखिए, कभी कभी एसोसिएशंस बड़ी पॉजिटिव भी होती हैं और ये आपको अच्छे रिजल्ट भी देती हैं, लेकिन बहुत दफ़ा गलत कंपनी में उठने बैठने के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं। ये तो बचपन की बात हो गई। अब बात करते हैं आगे ज़िंदगी में। देखिए, अंग्रेज़ी का मुहावरा है कि चूज़ योर एसोसिएशंस केयरफुली या विथ केयर। क्यों? क्योंकि हमारी कंपनी हमारे जहन पे बहुत ज़्यादा असर करती है और हमारी कामयाबी पे भी। अगर आप ऐसे लोगों में काम की बिज़नेस ले लें, अगर आप बिज़नेस में ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं जिनकी रेपुटेशन है कि ये चोर उचक्के हैं या ये लोगों का हक मारते हैं या ये टैक्सेस नहीं देते हैं, हर वक्त इन लोगों के ऊपर FIRें कटी होती हैं, तो व्यूअर्स नो डाउट अगर आप ऐसे लोगों में उठेंगे बैठेंगे तो लोग भी यही सोचेंगे कि आप भी ऐसे ही हैं। देखिए, यार दोस्त बंदा अपने ही जैसे बनाता है ना। ऑल्सो किन लोगों को हम अपना मेंटोर समझते हैं, किन लोगों को हम लुक अप टू करते हैं। अगर हम नेगेटिव लोगों को लुक अप टू करेंगे, नेगेटिव लोगों को फॉलो करेंगे, हमारे अंदर भी नेगेटिविटी आ जाएगी। किसी इंसान की एक पॉजिटिव गुफ्तगू आपकी ज़िंदगी में बड़े पॉजिटिव चेंजेस भी ला सकती है और किसी बंदे की नेगेटिव गुफ्तगू आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ भी लेके जा सकती है। अगर आप ऐसे लोगों में उठ बैठ रहे हैं जो हर वक्त आपको डिस्करेज करते हैं और आपको कहते हैं, यार 2 एग्जांपल्स दूंगी, एक, यार तुम ये नहीं कर सकती, हम लोग कौन सा कर पाए जो तुम कर पाओगी। एक तो ये चीज़, मर्द या औरत जब बार बार आपको डीमोटिवेट, देखिए अच्छी कंपनी आपको मोटिवेट करेगी और आपको पुश करेगी कि आप आगे बढ़ो। बुरी कंपनी जो है वो आपको मोटिवेट कम करेगी बल्कि आपको नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा लेके जाएगी।
दूसरी चीज़ जो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्या जिस कंपनी में आप उठते बैठते हैं वो आपकी कामयाबियों में खुश होते हैं या आपकी नाकामी में ही आपको सपोर्ट करते हैं। ये बड़ी एक सोचने वाली बात है और उसमें बड़ी एक वो कहते हैं ना थिन लाइन है जिसकी लोगों को समझ नहीं आती। एक तो वो लोग होते हैं ना कि दुख में आपके साथ खड़े होते हैं, आप जब किसी ट्रेजिडी मुश्किल वक्त से होते हैं तो हाय हाय पिटने डालने के लिए आपके साथ आके बैठ जाते हैं, लेकिन जब आप कामयाब होते हैं तो आपकी कामयाबी उनको चुभती है। अच्छा, एक और एग्जांपल दूंगी। मैंने ख़वातीन में ये बड़े होते हुए बहुत देखा, अब तो दुनिया बहुत बदल गई है, अल्लाह का शुक्र है। मेरी कुछ ऐसी फ्रेंड्स थीं जो होम मेकर्स थीं और वो घर पे ही अपने घर को देखना, अपने बच्चों को देखना, फैमिली को देखना। मैं एक वर्किंग वुमन थी तो कभी कभार ही उनसे मुलाकात होती थी बड़ी गैदरिंग में। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ व्यूअर्स, जब भी मैं उनमें बैठती थी और वो ये कहती थी जुगन तुम पता नहीं क्या, बच्चे भी तुम्हारे इग्नोर होते होंगे, वो भी निगलेक्ट होते होंगे, पता नहीं तुम कितना को उनको टाइम देती होगी, तुम्हारा हस्बैंड पता नहीं क्या सोचता होगा, पता नहीं ये पता नहीं वो। अच्छा, इतनी नेगेटिव बातें करती थी, इतनी मुझे गिल्ट देती थी कि मुझे लिटरली लगता था कि मुझसे ज़्यादा बुरी माँ, मुझसे बुरी बीवी, मुझसे बड़ा इंसान ही इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि मैं अपने काम को, अपने करियर को, अपने पैशन को परसू कर रही हूँ। और सोचने की बात है व्यूअर्स, या तो वो मेरे लिए रोज़ी रोटी कमा रही होती या फिर वो मेरे घर के अखराजात देख रही होती ख़वातीन, तो फिर तो समझ आती थी। मैंने उन फ्रेंड से मिलना ही छोड़ दिया, क्योंकि व्यूअर्स साल में अगर एक मुलाकात भी गेट टुगेदर होता था पुरानी क्लास फेलोज़ का, तो उस एक मुलाकात के बाद ही मैं इतनी डिप्रेशन में चली जाती थी कि अपने आप से घिनानी शुरू हो जाती थी, अपने आप से कोफ्त होनी शुरू हो जाती थी। सो व्यूअर्स, अपनी कंपनी और अपनी एसोसिएशंस को सोच समझ के बनाना चाहिए। ये आपकी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव रोल भी अदा कर सकती हैं और बहुत नेगेटिव भी, और वो नेगेटिव रोल जो है वो आपके करियर को भी ख़राब कर सकता है और आपकी पर्सनल ज़िंदगी को भी। अब ऐसी ख़वातीन भी हैं जो आपस में बैठती, मर्द हज़रात भी हैं जो अपने मियाँ या बीवी के बारे में बड़ी नेगेटिव बातें कर रहे होते हैं। अब अगर आपकी 3 दोस्तें जो हैं वो अपनी शादियों से शदीद नाखुश है और उनको हर वक्त अपने शौहर में ऐब नज़र आ रहे हैं, तो आप अगर अपने घर में सेटिस्फाइड भी हैं, खुश भी हैं, एक तो आप उनके सामने ये बात करते हुए अजीब, वो जो कहते हैं ना कच्चे हो जाएंगे कि किस तरह उनके सामने ये बात करूँ, वो खुद इतने मसाइल से गुजरे हैं, हम अगर बात करेंगे तो वो फील ना कर जाए। दूसरी बात ये, उनकी नेगेटिव बातें सुन सुन के मेरा मियाँ ये करता है, मेरा मियाँ वो करता है, मेरा मियाँ बहुत बुरा, मेरा मियाँ, तो जो सुनने वाला होता है वो भी अपने हस्बैंड में या अपने पार्टनर में ऐब ढूंढने शुरू कर देता है। सो व्यूअर्स प्लीज़, जिस तरह हम कपड़ों को जब ख़रीदते हैं तो उनका इंतखाब करते हुए 10 दफ़ा सोचते हैं, जब हम अपना हेयर कट कराने जाते हैं तो 10 दफ़ा सोचते हैं कौन सा कट कराना है, किसके पास जाना है, क्या कराना है, ज्वेलरी हो गया, मेकअप हो गया, हज़ार चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बहुत ज़्यादा सोच समझ के डिसीजंस लेते हैं। तो अपनी कंपनी, किन लोगों में हमने उठना बैठना है, ये बहुत सोच समझ के करना चाहिए। पहले वक्तों में, बल्कि मैंने भी हमज़ा के साथ और अपने छोटे दोनों बच्चों के साथ भी, तीनों के साथ ये करने की कोशिश की कि उनके जो भी फ्रेंड्स थे, अब देखिए आजकल बच्चों को आप मना नहीं कर सकते इससे मिलो इससे ना मिलो, वो अपनी मर्ज़ी करते हैं स्कूल में जिनके साथ उठना बैठना है, और वैसे भी बच्चों को खुद अपने फ़ैसले करने चाहिए, अपनी डिसीजन लेनी चाहिए। लेकिन मैं हमेशा ये चेक करती थी, और जो भी मेरे बच्चों के फ्रेंड्स होते थे उनके पेरेंट्स से मैं सलाम दुआ ज़रूर रखती थी। एक उनके साथ कोई एसोसिएशन और जान पहचान ज़रूर रखती थी ताकि उन बच्चों को भी पता हो कि पेरेंट्स की आपस में बातचीत है, और दूसरी बात बच्चे को भी, मतलब वो जो कहते हैं ना कि, और पेरेंट्स को भी थोड़ा सा तसल्ली हौसला हो कि उनके बच्चे अगर मेरे घर आ रहे हैं और मेरे बच्चे अगर उनके घर जा रहे हैं तो हम एक दूसरे को जानें। पहले ये बहुत होता था, माँ बाप किसी के घर नहीं जाने देते थे अनटिल एंड अनलेस। जिस तरह मेरी अम्मी जब तक किसी के पेरेंट्स को नहीं जानती थी, और बच्चा चाहे इन्विटेशन घर ले भी आता था कि अम्मी फ़लाँ के घर जाना है, जब तक पेरेंट्स से फ़ोन पे बात नहीं होती थी तब तक इजाज़त नहीं मिलती थी, और हमें छोड़ा जाता था खुद, और ख़ुद ही पिक किया जाता था। और अक्सर औकात हम, मेरी बहन और मेरे साथ तो, और बल्कि भाई के साथ भी, हमारी जो आया होती थी, जो मैं संभालती थी अम्मा, वो हमारे साथ ज़रूर वहाँ पे रुकती थी, या फिर अम्मी साथ वहाँ पे होती थी, या अब्बू वहाँ पे साथ होते थे। सो द फैक्ट इज़, अपनी एसोसिएशंस को सोच समझ के चूज़ करना चाहिए, और अपने बच्चों के लिए अच्छा रोल मॉडल बनना चाहिए, और अपने बच्चों के फ्रेंड्स और जानने वालों पे थोड़ी बहुत नज़र ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि व्यूअर्स आजकल का ज़माना बहुत अजीब है। अल्कोहल इल्लीगल है लेकिन ऊट पटांग जगहों से लोग ढूंढ ही लेते हैं, ड्रग्स इल्लीगल हैं और कुछ ना मिले तो लोग
डिफरेंट चीज़ें सूंघ सूंघ के अपने आप को हाई करना शुरू हो जाते हैं। इतनी ड्रग्स, इतनी अजीब अजीब चीज़ें आ गई हैं कि बच्चों और उनके फ्रेंड्स और उनके वो किधर जाते हैं किधर आते हैं, इन चीज़ों पे नज़र रखना अब पहले से कहीं गुना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। पहले तो वक्त अच्छे थे, अब तो वक्त बड़े अजीब हो गए हैं। अब मतलब वक्त बड़ा अजीब हो गया है, और वक्त वक्त की बात होती है, किस्मत की बात होती है कि इंसान किस किस्म के लोगों में उठे बैठे। लेकिन बच्चों को शऊर देंगे तो वो अच्छी कंपनी में, होपफुली अच्छी कंपनी का इंतखाब करेंगे, और अगर बुरी कंपनी में भी हैं तो कम अज़ कम अगर बाज नहीं आ रहे तो उनके पेरेंट्स उन बच्चों के और इर्द गिर्द के लोगों के बारे में जानें, ताकि आप अवेयर तो हों कि क्या हो रहा है। आइए किचन की तरफ रुख करते हैं। शेफ़ आमना इलियास हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। आमना, एसोसिएशन जी, लोगों के साथ कनेक्शन सोच समझ के बनानी चाहिए, क्या कहेंगी इसके बारे में? बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसमें सबसे एक इम्पोर्टेंट जो आपने बात की ना कि बहुत से लोग जो हमारे साथ होते हैं, जिनके साथ हम अपनी लाइफ में चल रहे होते हैं, वो हमारी दुख में जब कोई भी ट्रॉमा से आप गुजरे हैं तब तो वो साथ आके खड़े हो जाते हैं, ठीक है, उस वक्त में एक साथ होता है। मगर ये देखना कि आपकी खुशी में कौन खुश है, आपकी अचीवमेंट्स में कौन आपका साथ दे रहा है, ये बड़ी आजकल के ज़माने में फिजिकली हर जगह पहुंचना मुश्किल है, राइट? 100 चीज़ें होती हैं, हम बड़े मौके होते हैं जो हम एक दूसरे के साथ गुजारते हैं, बड़े मौके हैं जो नहीं गुजार पाते, ओके, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे ये नहीं है कि कौन आपके साथ हैंग करता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपकी खुशी में खुश होता है। यानी कि अगर आमना ने अपनी बिजनेस स्टार्ट की, चाहे मैं उधर गई हूँ या नहीं गई हुई हूँ, मैं आमना के लिए खुश हूँ, मैं आमना को दुआएं देती हूँ, क्या मैं आमना को इनकरेज करती हूँ, क्या मैं उसको मोटिवेट करती हूँ, ये इम्पोर्टेंट, ये सबसे ज़्यादा है जो एक्चुअली ये चीज़ मैटर करती है। मेरा ख्याल है कि साथ होना, देख के वो कहते हैं ना रोते हुए को तो ठीक है हम करते हैं, करना चाहिए, दुख में साथ देना चाहिए, लेकिन अगले की खुशी को अप्रिशिएट करना, उसको ओन करना कि यार आप लाइफ में कुछ कर रहे हो, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। मुझे लगता है शायद ये एक अच्छी एसोसिएशन, एक अच्छी दोस्ती की काफ़ी बड़ी एक एग्जांपल है। बिल्कुल। एंड अगेन जिस तरह हम अभी बात कर रहे थे शो शुरू करने से पहले कि जहर एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपने खा लिया एकदम से तो उसका इलाज है, लेकिन एक होती है स्लो पॉइजनिंग। हम जब अपने इर्द गिर्द के लोग नेगेटिव रखते हैं ना, वो आहिस्ता 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 हमारे अंदर वो जहर डाल देते हैं जिसका इलाज करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि आप जिस्मानी चीज़ों को तो रिजॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जो चीज़ आप अपने दिमाग में फिट कर लेते हैं ना नेगेटिव, वो फिर आपके माइंड को नेगेटिविटी की तरफ ही लेके जाता है। आपने नोटिस किया है पूरे पूरे घर किसी एक बिरादरी को नेगेटिव कहेंगे, और आप कहेंगे कि क्यों कहते हैं, क्योंकि उनकी नानी दादी इस तरह की बातें करते थे, फिर उनके माँ बाप ने की, फिर बच्चों ने वही बातें की, और फिर एक पूरी फैमिली जो है किसी एक पूरे ग्रुप ऑफ पीपल को नेगेटिव कंसिडर करती है। वही आ गई ना बात कि वो कान में जहर घोलने का उसका इलाज नहीं है वो, और हम अपने एग्जाम्पल से सिखाते हैं, अपने बिहेवियर से सिखाते हैं। खैर, आज किचन में क्या बन रहा है ब्रेक के बाद जानेंगे, क्योंकि आज हम करेंगे शेफ्स किचन। सो ब्रेक के बाद किचन में मुलाकात होगी व्यूअर्स, कुछ पकाएंगे भी, कुछ कहानियाँ भी सुनेंगे, कुछ डिस्कशन भी होगी। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम आ गए हैं शेफ्स किचन में। आज आमना इलियास का किचन है। आमो, आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं सभी की फेवरेट, जो एक शादियों में बनता है, पालक चिकन होता है या गोश्त जिसके साथ भी बनाए, वो बना रहे हैं पालक गोश्त, और साथ में उसके साथ जो पुलाव होता है ना, एक ट्रेडिशनल सा जो साथ सर्व होता है, आज हम वो बनाएंगे। हाँ, वो पुलाव होता है, लेकिन एक्चुअली वो बिल्कुल वो जो एक्चुअली राइस उसके साथ सर्व होते हैं ना, मतलब वो यखनी वाले, और वो उसका एक यखनी वाले चावल जी जी बेसिकली वो जस्ट मसाला राइस होते हैं, लेकिन ये कि उसका किस तरह का प्रोसीजर होता है और बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट आए, उसके क्या टिप्स हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। ऑसम। तो मैं आ जाती हूँ किचन में ताकि आप, अच्छा, और आपने ये ज़रूर बताना है कि अगर हम पालक गोश्त बना रहे हैं तो उस पालक गोश्त में हमने अगर मटन या बीफ डालना है तो वो कैसे हम बिल्कुल इस तरह ही। इसका क्या सीन होगा, ये मैं क्या ये अनियन जो है वो हमने लेके उसको हमने सिर्फ जस्ट हल्का सा सौते किया, और उसके बाद हमने उसको ब्लेंड कर लिया। ये ऑयल में हमने वो ऐड कर दिया। और ये हमारा ये पालक है जो ब्लांच करके बॉईल की हुई है, ये आपके सामने है। इसको अब थोड़ी सी जो कुकिंग प्रोसेस है वो पालक का थोड़ा सा होता है कि अच्छे से हमने इसको घी डाल के भुनाई करनी होती है, कलर इसका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो फिर ही फ्लेवर जो एक प्रॉपर निकल के आता है। तो अभी ये जब अनियन जो है वो ये थोड़ा सा हो जाएगा, फ्राई हो जाएगा थोड़ा सा, जी नहीं आधा डालेंगे, आधा हम राइस में डालेंगे, ठीक है। और ये फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे थोड़ा सा, ये जब हो जाएगा इसमें सीजनिंग डालेंगे, चिकन डाल लेंगे,
अब इसी में अगर आपने बीफ ले रहे हैं या मटन ले रहे हैं, उसमें प्रोसेस थोड़ा सा चेंज इस तरह हो जाएगा कि यहाँ पे हमने ये कर लिया भुनाई, उसके बाद हम लोग इसके अंदर पानी डाल के, अगर आप प्रेशर कुकर में बनाना चाह रहे हैं या अगर आप डायरेक्ट कुकिंग कर रहे हैं तो उसमें आप पानी डाल के इसको दम पे थोड़ी देर कुक होने के लिए छोड़ देंगे। चिकन में इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, चिकन अपने पानी में हमने दही ऐड करना है तो उसी में ही कुक हो जाएगा, नहीं होता बिल्कुल, तो इसमें फिर इतनी भुनाई करने की ज़रूरत है नहीं हमें। तो जो इसके एक ओवरऑल इंग्रेडिएंट्स हैं मैं वैसे वो आपको बता देती हूँ। ये जो पालक है इसमें हम ऑयल ऑलरेडी ऑयल डाल दिया हुआ, इसमें इसको हमने भून लिया हुआ है ऑलमोस्ट, ये अब बस इसकी कुकिंग है। जो हमने इसमें थोड़ा सा वैसे पानी ऐड एक्स्ट्रा नहीं करना आपने कभी भी, क्योंकि जो भी इसके अंदर अपनी अच्छा खासा पानी होता है उसी में ही आप इसको रख देंगे तो ये बिल्कुल नरम हो जाएगी। उसके बाद आप इसको हैंड ब्लेंडर से या जैसे भी आप चाहें इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लें। और बाय द वे ब्लेंड करने की भी ज़रूरत नहीं होती जी, वो अगर आप वो जैसे घोटना नहीं होता उसके साथ अगर हम करेंगे तो वो भी एक बड़ा अच्छा सा रिजल्ट उससे आ जाता है इसका। थोड़ी सी इसमें मैंने मेथी भी ऐड की है, ये भी आपने ज़रूर करना है, उससे बहुत फ्लेवर एनहांस, जी फ्लेवर बहुत एनहांस होता है उससे, क्योंकि हमेशा जब भी हम ये देखते हैं कि रेस्टोरेंट स्टाइल हम लोग जब चाह रहे होते हैं या शादियों वाला जो एक प्रॉपर होता है तो उसमें लाजमी एक जो है वो मेथी का पार्ट डलता है उसके अंदर। लाइक अगर आपने 3 किलो या 4 किलो पालक लिया तो 1 किलो मेथी आपने डालनी है उसके अंदर। तो जो मेथड है वो मैंने आपसे थोड़ा बहुत ब्रीफ कर दिया। इंग्रेडिएंट्स जी, मैं इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ आपको। ओवरऑल मैं इसके आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। जो पालक है उसके लिए हम लोगों को चाहिए है, पानी लिया है हमने, पालक ली है 1 किलो, इसको ब्लांच कर लिया थोड़ा सा, हाँ इसमें हरा धनिया भी ऐड किया हमने, मेथी ऐड की है, पुदीना ऐड किया है। दूध लेंगे हम इसके अंदर जो हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। तेल लिया है आधा कप, प्याज हैं 2 अदर, दालचीनी, लौंग, हरी इलायची, तेज़पत्ता, ज़ीरा, ये सब हमने इसमें ऐड किया है। अदरक लहसुन का पेस्ट है, नमक है, सुरख मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, और इसमें आप जो भी गरम मसाला पाउडर लेना चाह रहे हैं वो ले लेंगे। टमाटर ऐड कर देंगे या उसकी जगह में आप दही भी ऐड कर सकते हैं। काली मिर्च है, गरम मसाला हो गया, क्रीम इसके अंदर हम एंड पे बिल्कुल सर्विंग से पहले ऐड करेंगे। जो पुलाव है उसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। राइस ले लिया हमने उनको सोक करके रख दिया हुआ है। चिकन उसके लिए आप ले लें जितना भी आपको रिक्वायर्ड है, और उसके साथ लहसुन अदरक लिया है हमने, प्याज है उसको हमने फ्राई करना है इसके अंदर। और जो उसके गरम मसाले के इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो मैं आपको सारे बता देती हूँ। सौंफ लेंगे, इसमें ज़ीरा लेंगे, साबित धनिया है, इलायची है, जावित्री लेंगे, लौंग है, बड़ी इलायची है, नमक हस्बे जायका होगा, काली मिर्च है और टाटरी जस्ट 1/4 टीस्पून है। पानी लेंगे, तेल लेंगे इसमें, और जो प्याज है ये हम लोगों ने इसमें ऐड करना है। दालचीनी इलायची दोनों बड़ी और छोटी आ गई, इसके साथ लौंग ज़ीरा, ये प्रॉपर एक आपको पता है गरम मसाले असल में जो पुलाव है इसका ये है कि हमने इसमें जो सारे इंग्रेडिएंट्स है ना गरम मसाला प्रॉपर एक क्वांटिटी वो डाल के हमने इसको कुकिंग के लिए छोड़ देना, तो इसलिए ये 2 जगह में हमने मसाले इसमें मेंशन किए। इसको आप प्रॉपर इसमें डाल के तो अच्छे से यखनी निकल आएगी, और फिर उस यखनी को हम लोग सेपरेट रख लेंगे, और उसके बाद फिर हम इसके अंदर जो चिकन है उसको जब कुक करेंगे वो इसमें हम ऐड कर देंगे। अब ये थोड़ा सा देखिएगा क्योंकि इसका कलर नहीं चेंज होता, जब भी आप इसको ब्लांच करके इस तरह से ऑयल डाल देते हैं तो अनियन का कभी भी कलर नहीं चेंज होगा। ये थोड़ा सा सिर्फ मसाले के लिए हमने इसमें ऐड किया, थोड़ा सा ये कुक हो जाएगा, हमें लगेगा कि अब ये कुकिंग प्रोसेस में आ गया। फिर हम ये थोड़ी सी देखिएगा, मैं इसमें ना गरम मसाले साबित जो है ना 1-2 इसमें ऐड कर देती हूँ। 1-2 दालचीनी के मैं ले लूँगी, और ये बड़ी इलायची है। इसमें खड़ा खड़ा मसाला अच्छा लगता है, तो ये इसके अंदर खड़ा खड़ा मसाला एज इन ये जो गरम मसाला जी गरम मसाला बिल्कुल वो पिसा हुआ और वो वाला नहीं, हाँ इसमें ना उस तरह की उसका फ्लेवर नहीं आता। प्याज को आप क्योंकि अगर आप प्याज के वो आप कट करके भी कर सकते हैं, कुछ वो लोग भी ऐसे कर भी सकते बनाते हैं, हैं, वो भी आपकी अपनी लेकिन वो फिर मुंह में आता है, मुंह में आते हैं। और फिर वो क्योंकि असल हमारा एक जो बेसिक कुकिंग जब भी आप करते हैं आपने ये हमेशा माइंड में रखना, कुछ भी आप बना रहे हैं आपका जो भी उसमें इंग्रेडिएंट्स डल रहे हैं ना, जैसे अब पालक जिस मीडियम में पालक है उसी मीडियम में फिर हम बाकी भी इंग्रेडिएंट्स रखेंगे। अगर पालक हमने ब्लेंड ना की होती तो फिर हम जो अनियन है उसको भी इसी तरह से रख लेते। अब इसमें हम ये जस्ट ऐड कर लेते हैं ताकि फिर हम इसमें चिकन ऐड कर लें। तो ये अपना उड़ना शुरू हो गया थोड़ा सा, ये देखिए थोड़े से मैं इसमें सीजनिंग ऐड कर देती हूँ। सॉल्ट है, रेड चिली डाल रहे हैं, बिल्कुल थोड़ी सी हम हल्दी डालेंगे बिकॉज क्योंकि इसका अपना एक कलर बहुत अच्छा होता है तो इसलिए बहुत ज़्यादा हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। थोड़ा सा चिकन पाउडर ऐड की रही हूँ, अभी मैं ये थोड़ी सी हो जाएगी एंड देन अभी इसमें चिकन ऐड कर देते हैं। 1 मिनट ज़रा इसको थोड़ा सा थोड़ी सी होने दो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कभी लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस किया कि आपको लोगों ने बहुत ज़्यादा अभी मतलब जो बुरी कंपनी की हम बात करें, हाँ जी, हाँ अपनी एसोसिएशंस किन लोगों में उठते हैं किन लोगों में बैठते हैं, क्योंकि ये जब जैसे हम कह रहे हैं ना कि वो जाहिर बात है हम तो दोस्त ही समझते हैं या दोस्त समझ के ही हम लाइफ में चल रहे होते हैं, बड़ा एक वक्त लगता है कि हमें उन चीज़ों की समझ आती है। तो मोटिवेट करना इज़ टोटली अनदर थिंग। इसके ऑपोजिट अभी हम बात करें तो उसमें यह कि कभी भी जैसे लाइफ में काफ़ी चीज़ें आई
कुछ भी अचीव करने के बारे में सोचा या खुद से जो है वो अपना बिजनेस का सोचा जब भी, तो उसमें ये था कि साथ में मतलब एक अच्छे दोस्त थे जिनको हम अच्छे दोस्त तो समझते हैं, लेकिन ये कि बाय द टाइम देन यू रियलाइज कि हमेशा मुझे मतलब इस तरह से ही कहा गया कि नहीं क्या कर सकती, बच्चों का क्या होगा, कैसे करोगी, बच्चे नेग्लेक्ट हो जाएंगे, कैसे करोगी, नहीं हो ही नहीं सकता, मत करो ये चीज़, आप नहीं कर सकते, आप इसको सोचो ही ना वो। और मैं काफ़ी देर ये सोच के बैठी भी रही लाइफ में, कितना टाइम। यही तो बात होती है ना कि नहीं यार अभी अगर मतलब है, क्योंकि वही बात आती है कि दोस्त या हमारे साथ जो लोग होते हैं वही हमें मोटिवेट करते हैं, वो हमें कहें कि यार कर सकती हो, लेट्स डू इट, यू कैन डू इट, तो आप कर लेते हो। लेकिन जब आपको यही चीज़ सुनने को मिल रही है तो फिर वाकई हम सोचते हैं, वही जो आपने बात की, जब बच्चों की बात आ जाए कि बच्चे नेग्लेक्ट हो जाएंगे और घर जो है आप उसे टाइम नहीं दे सकेंगे। मैंने अपनी इस काम में, मीडिया में जब एक्टिंग को साइडलाइन कर दिया तो बड़े लोगों ने मुझे घूम के कहा कि ये तुमने क्यों किया। अच्छा क्यों? क्योंकि जानने वाले जो थे, जो फ्रेंड्स एंड फैमिली थे, उनकी बातें नहीं खत्म होती थी। बिल्कुल, हाय बच्चों को ये, हाय बच्चों को वो। एंड द पॉइंट इज, देखे हर इंसान अपने हिस्से का खाता है, लेकिन शर्त ये है कि आपने मेहनत करनी है, आपने एफर्ट करना है, आपने आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ करना है। कितनी अजीब बात है कि मर्द अगर सारा दिन सारा साल जो है वो घर ना हो, पाकिस्तान से बाहर काम कर रहा हो या व्हाटएवर, उसको कोई कुछ नहीं कहता कि बच्चे इग्नोर, तो ये इग्नोर, तो वो इग्नोर। लेकिन जब एक औरत करती है, चाहे वो मजबूरी के लिए कर रही हो या अपने पैशन के लिए, तो हमें लोग बुरा और वो अपने कैरियर को हमेशा सेक्रीफाइस करें सिर्फ ये चीज़ सोच के या उसको डिले करें सारा टाइम में, तो ये इस तरीके से नहीं होता। दोस्त वही है जो हमेशा आपको बोलें, आपके अपना जिसे कहते हैं ना पॉजिटिविटी, जस्ट ये है कि आप यू कैन डू इट, जस्ट डू इट, हो जाएगा, देखी जाएगी, कर लोगी, तुम कर सकती हो यार, या फिर हिम्मत बढ़ जाती है। हम तुम्हारे साथ हैं जी, तुम्हें हेल्प की जरूरत देख लेंगे, कर लेंगे। बिल्कुल। अब जैसे कि मेरी देवरानी वर्दा, अक्सर ऐसा होता है कि जिस तरह उस दिन भी मैं उनसे बात करी थी तो वर्दा ने मुझे कहा कि क्या हाल है, ठीक है, ये वो कहती है, जुगन कभी तुम काम के लिए जब ट्रैवल करती हो या कुछ तो मुझे बता दिया करो, हर बार तुम अपनी बहन को ही कहती हो। मैंने कहा वर्दा, यू आर ऑल्सो माई सिस्टर, बट थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट। कभी कभी होता है कि मैं काम के लिए ट्रैवल कर रही हूँ और मेरी बहन भी मसरूफ़ हो, तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है, या वो ना हो इन टाउन, राइट? बिल्कुल। तो और इतना कहना, इतना सोचना ही बहुत है कि यार आई हैव समवन एट बैक। मैंने कहा यार वर्दा, तुम तो मतलब यू नो, तो यू तो खैर इतना तुम एफर्ट करती हो बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, तो शी जस्ट टर्न टू मी एंड सेड कि देखो जुगन, मुझे पता है तुम कितनी हार्ड वर्किंग हो, और उसके अलावा मुझे ये पता है कि तुम एक करियर वुमन हो, तुम बड़ी करियर ओरिएंटेड हो, तो तुम अपने करियर और अपनी लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कुछ बनना चाह रही हो, कुछ करना चाह रही हो, तो व्हाई नॉट। अब वो ये भी कह सकती थी कि तू घर बैठ जी, क्योंकि जब वो बीइंग अ डॉक्टर, जब बच्चे शच्चे ये वो सारा कुछ था, तो शी डिड नॉट, उन्होंने अपना घर जो है वो उन्होंने फिर कुछ देर के लिए अपने काम को साइड पे किया। तो मुझे कह सकती थी ना कि यार तो मैंने भी किया है तो तू भी छोड़ देंगे वो, बिल्कुल लेकिन भी उस नहीं। चीज़ की वजह से शायद मैं समझती हूँ ज़्यादा वो उस जर्नी को समझ सकती हैं, इस वजह से ही वो आपको सपोर्ट उस तरीके से कर रही हैं। बिकॉज आप अपने करियर में कितना इन चीज़ों की वजह से पीछे चले जाते हैं कि अगर आपके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, बिल्कुल वो बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। और सपोर्ट सिस्टम के बगैर तो जानिए हम सारे ही अपने नामुकम्मल हैं अपनी लाइफ, बिकॉज ज़िंदगी बहुत छोटी है और हमारी कमिटमेंट्स और नीड्स और डिज़ायर्स एक अगले लेवल के। अच्छा, अगर आप कहती हैं तो क्या मैं बड़ी वाली देज की कर दूं, ताकि क्योंकि ये दोनों आप मिक्स कैसे करेंगे, इसमें आ जाएगा फिर ये जो चिकन हो जाएगा ना, तो देन फिर हम ये उस वाले में बेसिकली इसको करेंगे, क्योंकि ये इसको बहुत एहतियात से आपने बनाना है, बिकॉज ये ज़ाहिर है कि थोड़ा सा नहीं। तो आप पालक इसमें डाल दूं मैं? जी ठीक है, पालक हम इसमें, और राइस आप इसमें बनाओगे फिर? राइस में ये पीछे राइस इसमें, बिल्कुल सही। मैंने कहा हम अपनी चीज़ें तो जो है वो पूरी कर लेना, ये देखिएगा थोड़ा वो जो किसको हम कहते हैं खिलारा हम कर लें। पालक हम इस पे कर देंगे साइड पे, जस्ट थोड़ी सी, क्योंकि ये अगर आप ये बड़े उसमें बनता है, इसको आप करके रख दें, मतलब इस स्टेज पे हम इसको रख भी सकते हैं। जैसे पालक बनाना हर टाइम इतना इजी नहीं होता, हाँ। तो आप इसको करके रख लें, कोई इसमें इशू नहीं है। और उसके बाद ये कि जब भी आपने बनानी है आप निकालें और उसके अंदर आप जो है अपना चिकन वगैरह जो भी आपने कुक करना है वो ऐड करके। और बट कितनी देर चिकन को कुक करना है? ये बस हमने थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने तक इसको कुक करना है, और बाकी फिर ये कि थोड़ी सी जैसे भुनाई है ना वो हो जाएगी, और फिर पालक के अंदर जाके ये ऑलमोस्ट रेडी होगा, तब हम इसको उसके अंदर टर्न करेंगे। बट मैं यही रेकमेंड करती हूँ कि खुली डिश के अंदर बनाया करें, क्योंकि ये डिश का जरा आई थिंक थोड़ा सा साइज़ छोटा है, तो वो जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा उसको जरा हम ध्यान से करें। ऐसा करते हैं कि ये उठा देते हैं, हाँ जी, कर देती हूँ, ताकि हम फिर जो है ना वो चिकन का भी जो राइस का प्रोसीजर है वो भी स्टार्ट कर दें। जस्ट ये बिल्कुल सही है।
तो आप अनियन, और इसमें हम क्या डालेंगे, देसी घी डालेंगे या रेगुलर? जी घी डालेंगे हम इसके अंदर, ये बिल्कुल सही, ये लीजिए। हाँ जी, थैंक यू। सो अब अच्छा, इसके अंदर हमने राइस का क्या करना है? ये हमने इसके अंदर पहले थोड़ा सा प्याज जी डाल दें, ऑयल भी है वैसे, आप चाहें तो ऑयल भी डालें, लेकिन हम ज़रा अभी थोड़ा सा शादियों वाला एक लेके आना चाह रहे हैं, टेस्ट भी और इम्पैक्ट भी, तो हम लोग इसलिए आज घी यूज़ करें। ये देखें बस, ये जस्ट वन, और मैं कह रही हूँ कि मैं, और इसके अंदर अच्छा, इसको हमने ब्राउन करना है पहले, ब्राउन करना है इसको हमने। इसमें हमने साबित गरम मसाले अच्छे सारे डालने हैं। आप देखिए पूरा मेरे पास है, इसमें जायफल है, इसमें जावित्री है, ज़ीरा है, इसमें आपने ये सब इसमें ऐड कर देने हैं, ये देखिएगा। और उसके बाद हमने इसमें डाल देना है दही, जब ये थोड़े से भुन जाएंगे। टमाटर भी डाल सकते हैं आप, आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन ये कि दही डालेंगे तो उससे ज़रा मसाला हमारा थोड़ा सा अच्छा रनीसा बन जाएगा। उसके बाद हम इसमें सारे मसाले ऐड कर देंगे, और यखनी से बनाना चाहें आप या फिर चिकन स्टॉक से बनाना चाहें, आपकी अपनी चॉइस है। देखिएगा कलर इसका ना, मैं तो खैर यखनी के हक में हूँ, क्योंकि जायका तभी मज़े का। बिल्कुल, ऑब्वियसली जो एक ओरिजिनल टेस्ट है वो तो वैसे हमारे घर में जब भी बनाया जाता है ना, तो आई हैव टू टेल यू, हम हमेशा बनाते हैं इसको विद वाइट चावल। हाँ, वाइट चावल के साथ तो अलग ही एक आता है। बट वो घर में जी, रेस्टोरेंट वगैरह, मतलब जब आप ऑब्वियसली किसी दावत में बना रहे हैं जाते या हैं, शादी तो के हिसाब से बना रहे हैं, किसी इवेंट के हिसाब से, तो फिर तो बिल्कुल है। और ये मखसूस वो चावल हैं जो शादियों पे ही मिलते हैं। किसी को समझ नहीं घरों में आती। वैसे अमूमन हम लोग बनाते वाइट राइस के साथ ही हैं। बिल्कुल हाँ, ऐसे ही। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। यही वाले जो राइस है ना, जो ये वाले अभी हम बनाने लगे हैं, यही वाले आप जैसे कोरमा होता है शादियों में, कोरमे के साथ भी जो सर्व होते हैं, ये उसी तरीके के, उसके साथ भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। जो हम पालक के साथ बना रहे हैं ना अभी, थोड़ी सी मैं इसमें ग्रीन चिलीज ऐड की हैं। मगर आलू गोश्त हमारे घर में हमेशा पुलाव के साथ बनता है, प्रॉपर पुलाव के साथ, इन चावलों के साथ ऑलवेज। एक्चुअली ये होते हैं मसाला राइस, मतलब इसमें सारा कुछ होता है, क्योंकि ज़्यादा चिकन की एक अच्छी क्वांटिटी हमने इसमें ऐड कर दी है। ये भी आप कर सकते हैं, आप हाफ ऐड कर लें, हाफ आप राइस में डाल दें, और हाफ आप जो है वो अपना सालन के अंदर पालक में ऐड कर दें। देखो ना, पुलाव की जब बात करते हैं तो वो तो मटन का ही होता है। बिल्कुल। सो एंड बाय द वे, डबल मीट डालने का इसलिए भी कोई तुक नहीं होता, कुछ जब आप डबल मीट डालते हैं ना, तो वो फिर एक तरह से वेस्ट ही हो जाता है। और प्रोटीन की आपको जितनी, आजकल के ज़माने में एक वक्त होता था जब घर पे हांडियाँ बनती थी तो 3-3 गोश्त की हांडियाँ बनती थी, एक मुर्गी बनी हुई है, कीमा बना हुआ है, साथ में कोई ग्रेवी बनी हुई है। और बट आप देखो ना, फाइनेंशियली भी चीज़ों को देखना जरूरी होता है। मैनेज करना है, आपने मैनेज करके चलना है। ऑब्वियसली पूरा वीक है, या जैसे पूरा मंथ आपने एक अपना बजट बनाया है, आपने जो भी बनाना है खाना, तो ज़ाहिर है इट्स नॉट फॉर वन डे कि आप एक दिन में तो 2 बना लें हांडियाँ और उसके बाद फिर पूरा महीना जो है वो कुछ हो ना सके। जी आप करेंगे। और साथ में बट अभी हमने पहले प्याज को ब्राउन करना है ना प्रॉपर। ये हमने प्रॉपर इसको कलर देना, स्लाइसेस हैं इसलिए। अच्छा ये बताओ कि कभी लाइफ में ऐसे फ्रेंड्स मिले जिन्होंने मोटिवेट बहुत किया? बहुत ज़्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी अल्लाह का शुक्र है कि काम के हवाले से भी जिनके साथ पार्टनरशिप है, मतलब आनसा उनका नाम है, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। और अभी भी बच्चे उनके पास ही हैं, बिकॉज पीछे से आपको टेंशन नहीं होती कि यार पिक कर लेना, ले लेना, छोड़ देना। तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं कि यार ठीक है, व्हेन यू आर नॉट अराउंड तो नो प्रॉब्लम, हम हैं, पीछे से देख लेंगे। एंड सबसे बढ़ के इसमें आपको पता है फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सारा कुछ जाएगा अंदर? जी ठीक है। ज़ीरा है इसके अंदर, और इसमें जब जो है ये बादियान का फूल है, ये बहुत ज़बरदस्त एक इसका होता है। ये जो है ना, ये देखिएगा, ये जावित्री है, तो ये इसको मैं थोड़ा सा आप देख लें, जो इसको थोड़ा सा मैं ना जायफल है, इसको थोड़ा सा हम या तो पीस लेते हैं या फिर थोड़ा सा इसको वो रगड़ लेते हैं जी, थोड़ा सा। इनसे ना इसका एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, निकल जाता है। इसको मैं इसे तोड़ लेती हूँ थोड़ा सा। बट मैं एक बात हमेशा सोचती हूँ व्यूअर्स के, देखिए ज़िंदगी में हम लोग किसी के लिए, अच्छा अब ये तुम्हें बात की कि लोग हमारे लिए क्या हैं, हाँ जी, हम लोगों के लिए क्या है, ये भी तो ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हम हमेशा ये कॉन्वर्सेशन होती है कि उसने मेरे साथ ये किया तो उसने मेरे साथ वो किया। सवाल ये कि हमारा रवैया क्या है। कभी कभी ये भी एनालाइज करना, डाल दूँ ये? जी जी, ये डाल। कभी कभी ये भी एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है कि जिन लोगों में, कि जिन लोगों का, जो लोग आपकी लाइफ में हैं, आप उनके लिए कितनी को मोटिवेशन बन रहे हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है हम लोगों की नज़र ना सामने वाले पे होती है। जी ये डाल देंगे, फिर कि मेरे पे ये टाइम आया तो उसने ये किया, उसने ये किया, मगर वो कहते हैं ना हकूक की बात आती है, टाइम पे उनके साथ क्या किया। सबसे इम्पोर्टेंट शायद ये चीज़ है। अपना पार्ट तो प्ले करें, हाँ जी, अपना पार्ट प्ले करें, एंड देन
ठीक है, नेक्स्ट जो भी है वो सामने वाले का फेल है, वो आपकी मेरा ख्याल है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, और उस चीज़ के लिए हम लोगों को इतना कंसर्न भी नहीं होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, और हम क्या करते हैं अपने दोस्तों के लिए, अपने जो भी फैमिली मेम्बर्स अराउंड, हमारे कोलीग्स, जिसको भी जब भी जहाँ पे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पानी डाल देना इसके बाद। जी, ये पहले ये थोड़ा सा हम डाल देते हैं ना, जब लहसुन अदरक भून जाता है, फिर उसके बाद हम डाल देंगे। अब कितना लहसुन अदरक? सारा जी, ये डाल दें आप टोटल? हाँ जी, ठीक है, भून जाए, थोड़ा सा कलर आ जाए अनियन का। हाँ जी, और फिर उसके बाद फिर मसाले वगैरह इसमें ऐड कर लेंगे। तब तक बस ये चिकन भी ऑलमोस्ट रेडी है। तो मसाले तो मैंने डाल ही दिए जी, पहले ही एक्साइटेड हाँ हो जी, क्योंकि ये इनका भी जो बीच में फ्लेवर आ जाता है ना, इलायची वगैरह है, सारी चीज़ें हैं, वो एक प्रॉपर उसका फ्लेवर इस तरह ही आता है निकल के। बिल्कुल सही हो गया है। देखिए ना, अब साइमल्टेनियसली चीज़ें तैयार हो रही हैं। राइस का भी सारा मटेरियल साथ ही रेडी हो रहा है, और ये जो है ये यहाँ तक आप ये समझ लें कि ये जैसे हो जाता है ना, तो आप ये तकरीबन इसको समझ लीजिएगा कि ये बस आपका ना कोरमे की बेस रेडी हो गई है। अगर आप एक ही मेथड से 2-3 चीज़ें आपकी निकल सकती हैं। अच्छा, ये भी किया जा सकता है कि आपने ये किया, एक आपने थोड़ा सा कोरमा बना लिया और दूसरा आपने पालक, बिल्कुल दोनों चीज़ें बिल्कुल आप इस तरह या कोरमा रेडी करके आपने फ्रीज कर दिया आधा, एक दफ़ा आपने इसको एस कोरमा सर्व कर दिया। और यही जैसे पालक का मैंने आपको बताया, पालक को भी आप, क्योंकि उसको ऑब्वियसली बनाना एक बड़ा प्रोसीजर है, पत्ते सारे करने मैनेज, क्योंकि पत्ते डालने होते हैं, उसका फिर ऊपर वाला पार्ट आपने निकालना होता है। उसको जब आप प्रॉपर्ली करेंगे एंड देन उसके बाद आप इसको ब्लांच करके ब्लेंड करके, तो आधा डबल कर लें, हाफ जो है बैच डब्बे में डाल के आप फ्रीज कर दें, और नेक्स्ट जब बनाना है तो आपको फिर ये वाला सारा जो हसल है वो नहीं होगा। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़, लोग ना लहसुन अदरक को अक्सर पानी में कुक करते हैं, पानी में उसको ब्लेंड करते हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ऑयल में ब्लेंड करें, और उसमें हल्का सा जो है विनेगर ऐड कर दें, और हल्का सा उसमें आप सॉल्ट ऐड कर दें, ना तो उसका कभी कलर ख़राब होगा, और आप उसको फ्रीज नहीं करने की ज़रूरत, आप फ्रिज में भी रहने देंगे तो बहुत अच्छा टाइम गुजर जाएगा उसका। अब ये देखिए ना, हमारे चावलों का मसाला रेडी जी बिल्कुल। अब इसमें हमने बेसिकली चिकन पाउडर भी अगर आप डाल देंगे, हाँ जी, तो ये तो आपको और कोई इसमें मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, नमक शायद थोड़े सा आपको ज़रूरत पड़े। ये जो स्टेज होता है ना राइस का, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, ये आप सेट कर लें तो बाकी चीज़ें तो सेट हो ही जाती हैं। मजीद इसमें ऑयल डलेगा? थोड़ा सा मैं कह रही हूँ अगर हम डाल दें। क्यों नहीं, देखो मैं ज़रा वो तरी वाला सीन लाना नहीं, तरी करें आप, मेहरबानी आपकी। आजकल के ज़माने में लोगों को हार्ट की इतनी बीमारी है, आप तरियाँ डाल रही हैं। ठीक है, 3 टेबलस्पून डाले हैं मैंने देसी घी के बहन। और ना भी देसी घी है तो वैसे ही, well, देसी घी इज गुड फॉर यू, बट देन अगेन ओवर कुक करें किसी भी चीज़ को, जी किसी भी चीज़ की कोई भी क्वांटिटी जो है वो एक्सीडिंग अच्छी नहीं है आपके लिए। अब आप मुझे बताएंगे कि कलर इसका कब ब्राइट है? जी, थोड़ा सा बस ही हो जाता है, देन इसमें हम पानी ऐड कर देते हैं, और साथ में फिर हम इसमें जो अपना स्टॉक है या यखनी है जो भी आपने ऐड करनी है वो डाल देंगे। राइस हमारे जो है पड़े हुए हैं, बॉयल हुए। अच्छा, अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी, साथ ही फिर हम पानी डाल देंगे, ठीक है, ताकि मसाला भी जल ना जाए। ठीक हो गया। सॉल्ट तो हम बाद में भी बैलेंस कर सकते हैं देख के। चिकन पाउडर जी, ब्लैक पेपर। हर बार जो उड़ा के आप काली मिर्च डालती हैं मेरी नाक में, इससे ये वैसे पता नहीं क्यों हो जाता है क्योंकि आप उड़ा के डालती हैं। ओके, अब आप इसमें पानी ऐड कर दें, बिल्कुल, ताकि ये ज़बरदस्त जो है वो ये विद इन नो टाइम आपके सामने आप ये बना लें इसको। अब आप जिसके साथ मर्जी सर्व करें, साथ में आप कभी कोफ्ते का बना रहे हैं सालन, या जो आलू का बना रहे हैं, चिकन का बना रहे हैं, तो राइस आपके बेहतरीन जो है ना वो बन जाएंगे। इसके अंदर सिर्फ थोड़ी सी टेक्निक्स होती हैं, सिर्फ आपने वो फॉलो करनी है। पानी और डाल दीजिएगा। ये लीजिए, ये देखिए, आप कलर देखिए इसका। इनफ या और डालना है पानी? ये ठीक है, इतना काफ़ी है, क्योंकि ये अपने इसको आप वो छान के नहीं निकालते इसका पानी, ये इसी में कुक होगा, इसलिए बिल्कुल एंड पे जब आप इसके अंदर चावल वगैरह डालने वाले हैं तो एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा, क्योंकि चावलों में ऊपर से जब नमक डालते हैं तो वो प्रॉब्लम है, बिल्कुल बीच में कच्चा कच्चा सा आपके मुंह में आएगा। अब अगर आप ये उठा लेंगी तो मैं आपको वहाँ पे वो लग देती हूँ। ये लीजिए, मैं आपको यहाँ पे पालक ला देती हूँ। अब आप पालक के अंदर इसको टर्न ओवर कर लें। अच्छा, जब तक हम ये देखिए जी, एंड देयर यू गो, आपके सामने ही व्यूअर्स ये तैयार किए।
आप मुझे बताएं कि कौन सी चीज़ है जो हमने अलहदा से या सेपरेटली की है। बिल्कुल। अब हम इसको एक दफ़ा मिक्स करके हाँ जी। इसे आप पकने देंगे। पकने देंगे। बट कितनी देर ये ये पकेगा? ऑलमोस्ट कम से कम इसको लगेगा घंटा। आप इसको हल्की आंच पे पकाएं। पालक आपकी बिल्कुल जो एक्स्ट्रा पानी है, एक्सेस वाटर, बिल्कुल ये ड्राई हो जाएगा, घी ऊपर आ जाएगा, तब आपकी इंडिकेशन है कि आपकी पालक गोश्त जो है वो रेडी हो गया है। बहुत ज़्यादा चम्मच चलाने से अवॉइड करें, बिकॉज वही है कि फिर चिकन हम यूज़ करें तो वो टूट जाएगा और फिर वो मज़ा नहीं आता, उसकी लुक नहीं आती। जो है ना वो पालक को मिक्स ये करने अभी इस वक्त हम मिक्स करके उसके बाद हम इसको क्योंकि जब एक बार पकने हो जाएगा ना तो वो फिर आप टू मच उसको नहीं कर सकते। जी अभी हो गया मिक्स और अभी लुक आपके सामने है। एंड देन फाइनल जिस तरीके से ये हो जाती है, जो इसकी सीजनिंग है वो भी फाइनल कर लेंगे। जैसे बॉयल आएगा इसमें मैंने राइस ऐड कर देने हैं और जस्ट वो कुक होंगे। बिल्कुल। सो आप चावल इसके अंदर डालेंगे और ये पकेगा 1 घंटा और बाय द टाइम द शो इज़ ओवर आपको पालक गोश्त विद मसाला राइस जो है वो हम सर्व कर देंगे। सो व्यूअर्स, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। हम अगर ऑनर कर सकते हैं तो आप घरों में तो सुकून से कर ही सकते हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से, डॉक्टर वसीम से, शॉक वेव थेरेपी पे। ये क्या चीज़ है और ऑफ कोर्स हमारी कोशिश होती है कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए मैक्सिमम काम करें। तो अब बात करेंगे डॉक्टर वसीम से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज हमारे साथ फिर एक बड़ी ब्रिलियंट पर्सनालिटी हैं। जैसे कि आप जानते हैं डॉक्टर वसीम जावेद हमारे प्रोग्राम का बड़ा रेगुलर हिस्सा हैं, इसलिए क्योंकि इतने करोड़ काम करते हैं कि हमें इनकी खुद नहीं समझ आती। फिजियोथेरेपी भी, वेस्टर्न मेडिकल एक्यूपंक्चर, बॉडी एडजस्टमेंट, ऑस्टियोपैथी, उसके अलावा पेन मैनेजमेंट में इनका इतना स्किलफुल हाथ है और उसके साथ साथ इतनी एडवांस मशीनरी यूज़ करते हैं जो आजकल आपको पाकिस्तान में मिलती ही नहीं है, और अगर मिलती है तो इतनी महंगी होती है लोग अफोर्ड ही नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वसीम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो डॉक्टर वसीम, आपके साथ आज जो पेशेंट आए हैं उनका नाम अहमद है। अस्सलाम वालेकुम अहमद। तो अहमद जो हैं इनकी नेक में इशू है और इनके पास ट्रीटमेंट के लिए आने से पहले थोड़ा सा बैक स्टोरी आपको बताएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आज मैं आपसे ना शॉक वेव थेरेपी के बारे में जानना चाहती हूँ। बड़ा इसके बारे में सुनने को मिलता है। पहले तो ये क्लियर कर दें कि क्या शॉक वेव थेरेपी इलेक्ट्रिक शॉक्स हैं, जैसे एक वक्त में जब लोगों को दिमाग के इश्यूज होते थे, मेंटल हेल्थ के, तो करंट देते थे। अभी भी कुछ जगहों पे, कुछ क्लिनिक्स में ये होता है, बट ज़्यादातर ये बैन हो चुका है। तो शॉक वेव थेरेपी में और करंट देने में क्या फ़र्क है? क्या ये एक ही चीज़ है? नहीं, शॉक वेव थेरेपी बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, करंट थेरेपी बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। शॉक वेव थेरेपी में शॉक वो भी होता है ना, इलेक्ट्रिक शॉक होता है, तो वो करंट होता है, तो बंदे को समझ ही नहीं आती। ये बेसिकली साउंड वेव्स हैं और प्रेशराइज्ड शॉक्स हैं। ठीक है। इसमें होता ये है कि एक स्पेसिफिक प्रेशर से प्रेशर है लेकिन शॉक नहीं, करंट बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। और इसका एक पिस्टन होता है, यानी कि एक ऐसा इसके अंदर एक इम्प्लांट होता है जो कि स्पेसिफिक फोर्स से मूव करता है और वो टिश्यू को हील करता है। और व्यूअर्स, यहाँ पे वो मशीन भी लेके आए हैं अपनी, अगेन क्योंकि छोटी छोटी डिवाइसेस होती हैं। अब लोगों ने अगर मुंह ठीक कराना हो, डेंटिंग वेंटिंग करानी हो, तो उसकी तो मशीनें लोग करोड़ों की भी खरीद लेते हैं, क्योंकि उनको पता है उनको उससे पैसे बड़े आने हैं। ये एक्चुअली चीज़ ऐसी है कि ये रिलीफ तो देती है, लेकिन ऑस्टियोपैथी में या फिजियोथेरेपी बंदा कितने को पैसे चार्ज कर लेता है, तो डॉक्टर्स फिर अवॉइड करते हैं। बिल्कुल बाहर तो आपको पता है हॉस्पिटल्स खरीदते हैं तो वो उन्हीं के खर्चे में आ जाता है, डॉक्टर के जिम्मे नहीं पड़ता। वेरी ट्रू, ऐसा ही है। इस मशीन के असल में शॉक्स जो हम यूज़ करते हैं ना, उसकी स्पेसिफिक एक कॉस्ट है। बिकॉज ये राइट नाउ जो मशीन हमारे पास पड़ी हुई है ये अराउंड 19 लाख की है और इसके अंदर कोई अराउंड 3 लाख शॉक्स होते हैं, वो यूज़ होते हैं। तो मशीन जो है उसकी वर्किंग रिड्यूस हो जाती है, उसकी क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है। सो दिस इज़ हाउ ये मशीन जो है वो काम करती है और इसकी इफ़ेक्टिविटी आती है पेशेंट्स के अंदर। ये बड़ी ज़बरदस्त मशीन है। ये बहुत सारे कामों के लिए यूज़ होती है। ये डेवलप की गई थी स्पेशली इनकंटिनेंस के लिए, या आपके किडनीज़ के अंदर कोई स्टोन्स अगर बन जाए उनको तोड़ने के लिए। लिथोट्रिप्सी एक वर्ड यूज़ किया जाता है कि किडनी के स्टोन्स को ब्रेक किया जाए। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे रिसर्चेज होती गई पता लगा कि ये पेन मैनेजमेंट भी करती है, और उसमें अब राइट नाउ इस पर इतनी ज़्यादा रिसर्चेज हो रही हैं। FDA अप्रूव्ड है ये मशीन और इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, पेशेंट्स इससे फ़ायदा ले रहे हैं। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा इसकी टाइप्स आ गई हैं। पहले ये स्टार्ट हुए थे सिर्फ हाइड्रोलिक शॉक से, अब ये मैग्नेटिक भी आना शुरू हो गए हैं, फोकस शॉक वेव्स आना शुरू हो गई हैं। सो इसकी मल्टीपल ऑप्शंस आ गई हैं। ये सेफ़ कितना है? देखिए, कोई भी काम करने से पहले हमारा सवाल यही होता है कि सेफ़ कितना है। कुछ ऐसी थेरेपीज़ हैं जो लोगों ने ओवर द ईयर्स की
और बाद में पता चला कि इसका तो बहुत ज़्यादा नुकसान था। जैसे कि अगर आपको याद हो तो मैंने भी आपके साथ शेयर किया था कि एक ज़माने में मेरी कमर में, क्योंकि मेरे सैक्रोल ये जो जॉइंट्स है बोल दो नाम मुझसे हमेशा गलत बोलती हूँ मैं, सैक्रोइलिक जॉइंट, बिल्कुल मेरे दोनों जॉइंट्स में इशू था प्रेगनेंसीज की वजह से, ऑल ऑफ दैट। तो उस तकलीफ की वजह से मुझे उधर बेहोश करके स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगे। वो तो शुक्र है कि तीसरी बार जब हुआ तो उसके बहुत जल्दी बाद मेरी आपसे मुलाकात हुई और आपने कहा जुगन बस ये नहीं करना, स्टेरॉइड इस तरह से नहीं लगाया जाता, इससे हड्डियों का भुरभुरापन हो जाता है। सो सही बताएं कि इसके नुकसानात क्या हैं, क्या ये सेफ है? अच्छा, शॉक वेव थेरेपी इटसेल्फ तो नुकसानदेह नहीं है और ये टिश्यू हीलिंग करती है। कुछ चीज़ें हैं जिन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है, जैसे प्रेगनेंसी हो गई उसमें नहीं करते, कोई ज़ख़म खुला हुआ है, ओपन वूंड्स हैं यानी कि किसी को ब्लीड हो रहा है उस जगह पे नहीं करते। बस स्पेसिफिक कंडीशंस में हम ये बिल्कुल नहीं लगाते, कंट्रा इंडिकेटेड है यानी कि हम यूज़ नहीं कर सकते। अदर देन दैट इट इज़ सेफ़, हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। अब जैसे प्रेगनेंसी के बाद नॉर्मली एक चीज़ देखने में आती है, दुमची की हड्डी में पेन आना शुरू हो जाता है, मैं यही कहने लगी हूँ, टेल बोन जिसको कहते हैं, और वही वाला एरिया, क्योंकि देखिए व्यूअर्स, अल्लाह ताला का एक बड़ा खूबसूरत निज़ाम है। जब औरत ने बच्चा पैदा करना है तो आपकी हिप बोन खुलना शुरू हो जाती है, वो ज़रा लूज हो जाती है ताकि आप बच्चा आराम से नेचुरल तरीके से डिलीवर कर पाएँ। अब नेचुरली अगर डिलीवर कर लेते हैं आप बच्चा तो अक्सर वो वापस भी चली जाती है, लेकिन नेचुरल तरीके से अगर ना डिलीवरी हो सिजेरियन में, और कभी कभी इवन नेचुरल डिलीवरी के बाद वो हड्डियाँ वापस नहीं जाती, तो वो एक तरह से भैया जैसे ढीली। अब ये सारी बातें मैं डॉक्टर वसीम की रिपीट कर रही हूँ जो उन्होंने मुझे खुद समझाई नहीं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि मसल इतने टाइट हो जाते हैं कि पेशेंट बैठ ही नहीं सकते, स्वेयर पेन आना शुरू हो जाता है कि बहुत ही फंस जाता है। तो वहाँ अब शॉक वेव का बहुत बेनिफिट आता है, क्योंकि ये शॉक्स होते हैं और ये प्रेशराइज्ड वेव्स जब उन एरियाज़ में देते हैं तो उन एरियाज़ को रिलैक्स करते हैं, उधर हीलिंग स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अगर गलत तरीके से इस्तेमाल की जाए तो आपको भी पता है कि इसका बड़ा बुरा और नेगेटिव असर हो सकता है। ये ऑब्वियसली ऐसे हाथ में यूज़ होनी चाहिए जो इसके लिए एक्सपर्ट हों, जो जानते हों इसको अच्छे तरीके से, इसके बारे में पढ़ा हो। एक चीज़ जो आप करंट थेरेपी की बात कर रही थी कि हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द करंट थेरेपी, तो वो जो इलेक्ट्रिक शॉक्स हैं अब वो बिल्कुल ऑलमोस्ट बंद हो गए हैं। हाँ, एक टेस्ट यूज़ होता है जिससे हम कहते हैं EEG। EEG में हम जो है ना पूरा करंट्स का एक वेब पेशेंट के सर पे पहना के उसको करंट्स देते हैं, ये देखने के लिए कि ब्रेन की वेव्स कैसी आ रही हैं। नॉर्मली डिप्रेशन के अंदर और डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, एंजाइटी के अंदर हम ये टेस्ट करते हैं, ये देखने के लिए कि लोगों को क्या वेव्स आ रही हैं। होते हैं या सीवियरली बाइपोलर होते हैं और जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, लाइक सीवियर लेवल की उनको डिप्रेशन होती है, तो कभी कभी ये थेरेपी अभी भी अप्रूव हो जाती है, लेकिन बड़े रेयर केसेस में। अगर आप देखें तो एक्चुअली इसको एक टॉर्चर की डिवाइस भी कंसिडर किया जाता था। अच्छा, इसकी एडवांसमेंट्स अभी एक आ गई हैं, मैग्नेटिक स्टिमुलेशंस आ गई हैं, और मैग्नेटिक स्टिमुलेशंस में हम यही काम करते हैं और पेशेंट का डिप्रेशन वगैरह ट्रीट कर सकते हैं। ये भी आजकल इस पे काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा रिसर्चेस हो रही हैं, बट शॉक वेव इज़ अ डिफरेंट थिंग। ये बताइए कि ये कितनी लंबी ट्रीटमेंट होती है? कुछ आपकी, जैसे हम बात कर रहे थे शो शुरू करने से पहले कि जैसे बॉडी अलाइनमेंट जब करते हैं, जो आपने एक लड़के की बिल्कुल टेढ़ी कमर को आपने सीधा कर दिया, माशाल्लाह माशाल्लाह, उस बच्चे की आपने ज़िंदगी बदल दी। वरना तो वो स्पाइन कर्व होती जाती, लेकिन उसको वक्त लगा। ये एक दिन का नुस्खा नहीं था, सालों लगे, महीनों लगे। तो क्या ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म? शॉक वेव के इफेक्ट्स तो लॉन्ग टर्म है, लेकिन इसके तकरीबन 5 to 10 सेशंस लेने पड़ते हैं। कितने गैप पे? जैसे कि अगर मैं आपके पास आती हूँ तो कितने? हाँ, एक वीक में 3 ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, बिकॉज जब शॉक्स लगते हैं तो उस वक्त थोड़ी सी इंजरी होती है, थोड़ी सी सोरनेस होती है, जो कि यंग लोगों में तो मतलब उनको पेन नहीं करता, लेकिन ओल्ड एज में या बहुत ऐसी क्रॉनिक कंडीशन है जो साल 20-20 साल पुरानी है, उस केस में सोरनेस आती है जो कि 1 to 2 आवर्स में ठीक हो जाती है, बस दैट्स ऑल। तो दैट इज़ वाई रिकमेंडेड ये है कि ऑल्टरनेट डेज पे आप इसको दें, और वीक में 3 सेशंस आर सफिशिएंट, इससे ज़्यादा नहीं। तो यानी कि 2 महीने में भी, 2 महीने कह रही हूँ, 2 हफ्ते में भी आप सेट हो सकते हैं? सेट हो सकते हैं। ये कम्बिनेशन ऑफ थेरेपीज़ में भी यूज़ होता है, यानी कि हम जैसे एडजस्टमेंट के साथ जो है यूज़ हो सकता है, फिजियोथेरेपी के साथ यूज़ हो सकती है। इंडिविजुअलाइज ये तब यूज़ होती है जैसे कुछ लोगों को डायरेक्ट हील पेन चल रही है, इधर जो है टेनिस एल्बो पेन स्टार्ट हो गई है, कार्पल टनल स्टार्ट हो गया, इस तरह के प्रॉब्लम्स जो कि बड़े फोकस्ड होते हैं, जिनकी ट्रीटमेंट उसी एरिया के लिए होती है, वहाँ शॉक वेव इंडिविजुअली काम करती है। लेकिन अगर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो, गर्दन से लेकर कमर तक ख़राब पड़ी है, तो शॉक वेव चूँकि फोकस ट्रीटमेंट है, हम पूरी बॉडी पर अगर करेंगे तो शॉक्स बहुत ज़्यादा बॉडी को मिल रहे होते हैं, तो हमें मेंटेन करना होता है कि कितने शॉक्स देने हैं। मैक्सिमम हम 5000
शॉक्स तक पर डे बॉडी को दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। तो ये गाइडलाइन हमें इसको फॉलो करना होता है। ये बताइए कि इसके साथ कोई स्पेशल एक्सरसाइजेज रेकमेंडेड होती हैं? बिल्कुल होती हैं, एक्सरसाइजेज, पेशेंट का लाइफस्टाइल, वो सारी चीज़ें गाइड की जाती हैं, बिकॉज इट इज़ यूज्ड इन ए कम्बिनेशन ऑफ थेरेपी। ये इंडिविजुअली बहुत ज़्यादा काम नहीं करती, लेकिन कम्बिनेशन में जो रिजल्ट्स अगर पेशेंट के महीनों बाद आने हैं तो ये उनको दिनों में ले आती है। इसका फ़ायदा ये है। सो अल्टीमेटली फाइनेंशियल बेनिफिट्स, अर्ली रिकवरी और बहुत सारी चीज़ें पेशेंट को मिल रही होती हैं। तो क्या दर्द के अलावा भी ये कुछ काम करती है? इसके बहुत सारे जैसे आपने कहा एडजस्टमेंट में भी यूज़ हो सकती है, अगर हड्डी टेढ़ी हो रही है या बिल्कुल बिल्कुल, बट उससे भी पेन तो होती है। अगर फॉर एग्जांपल एक स्पाइन की बात करता हूँ, एक रीढ़ की हड्डी का एंगल टेढ़ा हो गया तो वहाँ शॉक वेव देने से अलाइनमेंट ऑब्वियसली आती है। इसके अलावा ये और प्रॉब्लम्स में भी ट्रीट होती है, जैसे लोगों को यूरिनरी इनकंटिनेंस होता है, यूरिन का कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, एरेक्टाइल डिसफंक्शंस। इसके अलावा जो है ना पेशेंट के मूवमेंट नहीं आ रही किसी जगह पे, उसको ट्रीट करना। पार्किंसंस के पेशेंट में ये यूज़ हो रही है। सो इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। इस वक्त बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च हो रही है कंटिन्यूसली। अच्छा, क्या मतलब शॉकवेव थेरेपी के बाद लोग सर्जरी से बच सकते हैं? क्योंकि ऐसे केसेस भी होते हैं जहाँ पे डॉक्टर ने कहा है सर्जरी होगी ही होगी, रीढ़ की हड्डी जैसे आपने कहा टेढ़ी हो गई अलाइनमेंट, हम सर्जरी करेंगे तो हम उसको रीएडजस्ट करेंगे। आपको पता है ज़ाहिरी इलाज, ये वाला इलाज सस्ता है, जब डॉक्टर सर्जरी करता है तो वो पैसे ज़्यादा कमाता है, और सर्जन और अक्सर सर्जन जो हैं वो सर्जरी ही रेकमेंड करते हैं। ऐसे ही है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि बंदा सर्जरी से बचे? जैसे कि नीज के मसले होते हैं, अक्सर ख़वातीन और मर्दों में गोडों को रिप्लेस करने की या हिप रिप्लेसमेंट की बात की जाती है, क्या ये उसमें भी कारआमद है? बिल्कुल कारआमद है। इसकी जो एक कंपोनेंट आता है फोकस शॉक वेव, नी जॉइंट के अंदर वाली साइड पे कोई ऐसी झिल्ली होती है जो जिसे हम कैप्सूल कहते हैं मेडिकल में, वो इतनी अकड़ जाती है कि वो रिलीज़ नहीं हो रही होती, और उसके प्रॉब्लम कंटिन्यू रहता है, वो लीड करता है टुवर्ड्स द रिप्लेसमेंट और अल्टीमेटली हड्डियाँ बुरती हैं। अगर ये वाली ट्रीटमेंट हम पेशेंट को दे दें एट द राइट टाइम, तो होता यह है कि वो जो कैप्सूल बहुत ज़्यादा छोटी हो गई है वो खुलना शुरू हो जाती है और पेशेंट उससे बेहतर हो जाता है, उसकी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। और नी जॉइंट में बहुत सारे ऐसे टिश्यूज़ हैं जिस पे ये बहुत बेनिफिट देती है, जैसे कुछ टेंडन्स मौजूद हैं, टेंडन्स के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं शॉक वेव से जो कि किसी दूसरे इलाज से नहीं है। तो शॉक वेव स्पेसिफिकली अगर उस जगह पे दी जाए तो शॉक वेव सर्जरी से पेशेंट को ऑब्वियसली बचा लेती है। कोई ऐसे कंडीशंस हैं जिनमें आपको ये शॉकवेव थेरेपी नहीं करनी चाहिए? जैसे कुछ लोगों का हार्ट में पेसमेकर लगा हुआ होता है, डायबिटिक लोग होते हैं जिनकी हीलिंग का इशू होता है, तो कौन से लोग हैं जो शॉकवेव थेरेपी का इंतखाब नहीं कर सकते? ऐसे लोग जिनका ब्लड लॉस अगर स्टार्ट हो जाए, उसका कंट्रोल ना हो रहा हो, हीमोफीलिया के, थैलेसीमिया के पेशेंट जैसे हो गए, या कुछ ऐसे पेशेंट जो ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं जो ब्लड थिनर है, एस्पिरिन हो गई और बहुत सारी ऐसी मेडिसिन। इसके अलावा प्रेगनेंसी में बिल्कुल मना है। अलॉन्ग विद दैट अगर किसी को कोई इम्प्लांट हो गया, जैसे आपने पेसमेकर की बात की, किसी की हड्डी के अंदर कोई इम्प्लांट डला हुआ है, शील है, मेटल की कोई मेटल की कोई प्लेट डली हुई है, कोई रॉड डला हुआ है, इन दैट केस अलॉयज होते हैं वो, उस केस में हम शॉक वेव बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते। हम सिर्फ उन केसेस में करते हैं जहां हम बिल्कुल सेफ हों, सिक्योर हों, अदरवाइज इट इज़ नॉट रिकमेंडेड इन कॉशनरी केसेस। अगर हमें ख्याल रखना। अच्छा भैया, ज़रा मैं ऑफ टॉपिक जाना चाहूँगी। बॉडी एडजस्टमेंट, ऑस्टियोपैथी, वेस्टर्न मेडिकल एक्यूपंक्चर, इन सब में मैंने जो रिसेंटली पढ़ रही थी कि क्योंकि एक दो जगह पे मैंने ये भी पढ़ा कि कभी कभी हमारी कोई अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन या कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है, इवन फिजिकल, लाइक ऐसी के हड्डी का कोई इशू या वटेवर, जिसकी वजह से वेट जो है आपका बढ़ रहा होता है या कम नहीं हो रहा होता, समझ रहे? तो मैंने सुना है कि एक्यूपंक्चर जो है वेट लॉस के लिए भी काम आता है। ये तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, बट अब सुनने को आ रहा है कि बॉडी एडजस्टमेंट, ऑस्टियोपैथी और फिजियोथेरेपी भी हेल्प करती है। तो वजन कम करने का इन चीज़ों का क्या कनेक्शन है? अच्छा, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कनेक्शन ये है, इसके पीछे साइंस क्या है? साइंस ये है कि हमारे जो मसल्स हैं ना, उनके ऊपर एक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं बॉडी फेजिया। अगर ये फेजिया जो है ये एडहेयर हो जाए, यानी कि इकट्ठा हो जाए, तो ये मसल्स को एक तो उनकी ब्लड सप्लाई को भी ख़राब कर देता है, इसके अलावा मसल को काम नहीं करने देता। और ये फेजिया ही है जिसके पॉइंट पे आके फ़ैट्स जमा होना शुरू हो जाती हैं। अब जहाँ ये खुद इकट्ठा हो गया, यहाँ फ़ैट्स को भी एक्यूमुलेट करता है। ये जो फिजियोथेरेपी है और ये बाकी जो ट्रीटमेंट्स आपने बताए हैं, जब ये फेजिया को लूज़ करते हैं तो ये जो फैट्स ऊपर पड़े हुए हैं, अल्टीमेटली इनको स्पेस मिलता है दोबारा से, हम एक तरह से कहते हैं कि फैट जम गया है।
जम गया है, इतना वजन चढ़ गया है कि जम गया है weight। बिल्कुल। आप कई दफ़ा फैटी पर्सनस को टच करके देखें ना फैट वाले एरिया पे, तो उसको पेन हो रहा होता है। उसकी वजह यह है कि वहाँ ये फेजिया इतना इकट्ठा हो जाता है कि उसके अंदर नर्व ऐसे सेल्स ग्रो कर जाते हैं जो दर्द बहुत ज़्यादा रिसीव करते हैं। तो जैसे ही हम उसको पुश करते हैं तो पेशेंट को पेन होता है। तो हम क्या करते हैं, वहाँ से इस फेजिया को रिलैक्स करते हैं, तो उधर फैट सेल्स, फैट टिश्यूज़ जो है उनको स्पेस मिलता है और वो मोबाइल होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा भैया ये बताएं, एक्यूपंक्चर से वेट लॉस कैसे होता है? अब उन लोगों की बात हो रही है व्यूअर्स जो डाइट भी कर चुके हैं, एक्सरसाइज भी कर चुके हैं और कोई भी चीज़ उनके ऊपर काम नहीं कर रही, मेडिकल टेस्ट भी कराए हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वज़न कम नहीं हो रहा। अब हम अगेन उन लोगों की बात नहीं कर रहे जो बहुत ज़्यादा थिन है और पतले हैं और वो मज़ीद पतला होना चाह रहे हैं। हम बात करें उन लोगों का जिनका वज़न एक सर्टेन पॉइंट से कम नहीं हो रहा, डॉक्टर ने कहा है वज़न कम करें, वो हर चीज़ कर रहे हैं, हो ही नहीं रहा। एक्यूपंक्चर ऐसे लोगों को कैसे हेल्प करती है? अच्छा, एक्यूपंक्चर भी इसी प्रिंसिपल पे काम करेगा। जब हम एक्यूपंक्चर करते हैं ना तो उसमें हम हमेशा फॉलो करते हैं मेरिडियंस को। मेरिडियंस क्या है? चैनल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर और बहुत सारे चैनल्स हैं। उन चैनल्स के ऊपर जब हम वो नीडल लगाते हैं, नीडल फिर वो पूरे चैनल को रेगुलेट करती है और बैलेंस करने की कोशिश करती है। इन दैट केस फिर वही बात है, प्रोसेस सेम आएगा, ब्लड सप्लाई इंप्रूव होगी, बॉडी टिश्यू की मोबिलिटी बेहतर होगी, वो जो चैनल्स हैं वो पूरा का पूरा चैनल रिलीज़ होता है, उससे हीलिंग स्टार्ट होती है। अच्छा, अगर मैं अपनी डोमेन की बात करूं तो हम स्पेसिफिकली पेन को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं एक्यूपंक्चर, जिसमें हम उसे कहते हैं वेस्टर्न मेडिकल एक्यूपंक्चर, ड्राई नीडलिंग की टर्म यूज़ करते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल एक्यूपंक्चर की बात की जाए तो हम मेरिडियंस पे काम करके सेम प्रोसेस आ रहा है, हम जो है ना उस पूरी की पूरी चेन को ट्रीट करने जा रहे हैं, ब्लड सप्लाई इंप्रूव हो रही है और वो सारी चीज़ें हीलिंग की तरफ जाना शुरू हो जाती हैं। यस। अच्छा भैया, अब अगर हम इस पास से आ जाएं जहाँ पे एक्चुअली हमारी 19 लाख रुपए की मशीन है नहीं, बताना ज़रूरी है व्यूअर्स को, क्योंकि देखें भैया लोग ना सोचते हैं कि ओ ये वो फिजियोथेरेपी इतना क्या, दो चीज़ें ले आए व्हाटएवर। ये इतनी सी एक डिवाइस है व्यूअर्स, और ये डिवाइस बड़ी एक्सपेंसिव डिवाइस है और इसको चलाना भी आना चाहिए। हमारे यहाँ जो आपको पता है ना, हर बंदा जो है थेरेपियाँ कर रहा है विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट एनी ट्रेनिंग, तो इन चीज़ों को यूज़ करना भी आना चाहिए। इसलिए जब भी किसी फिजियोथेरेपिस्ट का, ऑब्वियसली हर बंदा लाहौर तो नहीं आ सकता ना आपके पास थेरेपी के लिए, या गिरदोनवा के लोग तो आ ही जाते हैं, बट अगर आप कराची में हैं या आप क्वेटा में हैं या किसी ऐसे इलाके में जहाँ से आप लाहौर नहीं आ सकते डॉक्टर साहब के पास, तो प्लीज़ जब भी किसी डॉक्टर का इंतखाब करें सोच समझ के करें, मेडिकल प्रोफेशनल के साथ डील करें प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मुझे पता है कि डॉक्टर वसीम ने, हमारे प्यारे वसीम भाई ने कितने लोगों का ख़राब किया हुआ काम ठीक किया है। वो बर्बाद कर देते हैं, इलाज के लिए जाता है मासूम कि जी मुझे इतनी तकलीफ थी, वो इतनी तकलीफ बन जाती है और फिर उसको ठीक करना उतना ही मुश्किल है। तो ये बताइए हमें इस मशीन के बारे में। अच्छा, ये शॉक वेव, ये इसका हेड है। ये जो मशीन हमारे पास है अभी, ये रेडियल है। रेडियल का मतलब ये होता है कि इसका स्प्रेड वाइडर है। जैसे मैंने बात की थी फोकस के हेड्स डिफरेंट होते हैं, वो बिल्कुल उसी जगह पे जहाँ प्रॉब्लम है ना सिर्फ उसको ट्रीट करता है। ये वाइड स्प्रेड होता है, इर्द गिर्द के एरिया को भी ये शॉक्स दे रहा होता है। और आज हम नेक को इनके कवर करेंगे, इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ऑन एयर दिखाना जरूरी है, क्योंकि भैया होता ही है ना कि लोग हम कहते हैं शॉक वेव थेरेपी कह रहे हैं, मैं इसीलिए दिखाना चाह रही थी बिकॉज लोग शॉक वेव से करंट ही सोचते हैं। बिल्कुल, तो पता होना चाहिए कि एक इंसान विदाउट एनेस्थीसिया, विदाउट एनी लोकल शोकल, कुछ भी नहीं हमने इनको लगाया, राइट? आप क्लियर है, राइट? तो अहमद भाई ने कुछ भी नहीं अभी उनको किया हुआ, सिर्फ हम उनको मशीन से रिलीफ देंगे। जैसे अहमद भाई के ना अभी मैं नेक मूव कर रहा हूँ तो यहाँ इनको डिस्कम्फर्ट है, और अगर इसको मूव कर रहा हूँ बड़ी इजीली जो है ये इनकी नेक मूव हो रही है। सो इनकी लेफ्ट साइड की मोबिलिटी खराब है। ये जो नेक का एरिया है ये इनका काफी टाइट हुआ हुआ है, टिश्यूज इनके अकड़ गए हैं हर दूसरे बंदे का। सो हम इसमें करते हैं सर्वाइकल कहते हैं ना लोग, सर्वाइकल, इसे हम कहते हैं सर्वाइकल का अपर पोर्शन, उसमें खराबी है तो हम इसमें करते हैं। भाई थोड़ा सा जरा अपना अगर आप बॉडी को खोल लेंगे, हाँ जी, और थोड़ा सा इसकी गर्दन को हम नीचे कर देते हैं, हम इसको ऐसे करें तो सबसे अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा, अहमद भाई के अभी ये जो एरिया जिसको मैंने अभी जेल लगाया, इसमें जेल लगाना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज ये साउंड वेव्स हैं, प्रेशर्स हैं, तो ये वेव्स अच्छी ट्रांसमिट टिश्यू में तभी होंगी जब इसमें कोई मीडियम होगा, कोई लिक्विड होगा जिसके थ्रू वेव्स ट्रांसफ़र हो जाएं। और वैसे भी ये साउंड वेव्स हैं तो साउंड वेव्स मीडियम के साथ अच्छी ट्रांसफ़र होती हैं। हमने सिंपल करना ये है, इसमें जब हमने इसका ये प्रोब कहलाता है, प्रोब रख लिया तो सिंपली व्हाट वी नीड टू डू, अभी ये मशीन जैसे वर्किंग में आ गई है, आपको आवाज़ आ रही होगी, दिस इज़ हाउ कि ये काम कर रही है। इसके अंदर एक पिस्टन है, वो मूव कर रहा है हाइड्रोलिकली। मैं पीछे मुड़ के बार बार उनका चेहरा देख रही हूँ कि क्या वो आप ठीक हैं तो थम्स अप कर दें, ठीक नहीं है तो थम्स डाउन कर दें।
यू आर ओके, थम्स अप। अच्छा, इसमें होता ये है कि अहमद भाई के जैसे टिश्यू टाइट हैं तो ये शॉक्स दे रहा है, उन टिश्यूज़ को अल्टीमेटली रिलैक्स कर रहा है प्रेशराइज फोर्स के साथ ना, और ये बिल्कुल भी डिस्कम्फर्ट नहीं करता। हमें ये पहले आइडेंटिफाई लेकिन करना होता है कि कितनी फोर्स हमने देनी है, कितनी ज़ोर के शॉक, ये इसके जो वाइब्रेटरी शॉक्स हैं वो कितनी जोर के देने हैं। अच्छा, और ये भी देखें कि डॉक्टर वसीम ने इस तरह करके हाथ रखा हुआ है सपोर्ट के लिए उनकी नेक को, ताकि उनको झटके ना पड़े। मैंने इसी तरह की ये थेरेपी किसी की ऑनलाइन होते हुए देखी यूट्यूब पे, और मैं सकते में थी कि वो बंदा कर रहा है और अगले का सारे ऐसे घूम रहा है। मैंने कहा अगले को उल्टा विप्लैश हो जाएगा। बिल्कुल विप्लैश हो जाएगा। हमारे ब्रेन के अंदर जो है ना फ्लूइड होता है, और अगर ये वाइब्रेशंस आए तो उस फ्लूइड के अंदर चेंजेस आते हैं, इवन लोगों को हेडेक स्टार्ट हो जाता है। तो हमें ऑब्वियसली ये स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं, इनको बड़े ख्याल से देना होता है। आप देख रहे होंगे मैं बार बार रेस्ट दे रहा हूँ ताकि टिश्यू हीलिंग साथ साथ ऐड होती रहे, और उसके बाद जो है पेशेंट को उसका नुकसान भी ना हो। और देखिए हल्का हल्का डैमेज, जैसे कि हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो एक्चुअली आप अपने बॉडी को एक तरह से इंजर कर रहे होते हैं, और वो मसल फिर वापस और स्ट्रॉन्ग होके बिल्ड होता है, फिर डैमेज करते हैं, फिर वो स्ट्रॉन्ग होके बिल्ड होता है। तो इसी किस्म की थियोरी यहाँ पे अप्लाई होती है। बट ऑब्वियसली नेक ऑलरेडी पेन में हो तो क्या एक्सरसाइज करेंगे आप, तो कभी भी एक्सरसाइज नहीं होगी। कोई इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। और ये जो है जैसे नेक का एरिया है, नेक के एरियाज के लिए, पेशेंट के हेडेक के लिए, माइग्रेन्स के लिए, शोल्डर पेन्स अगर हों, शोल्डर पेन्स के लिए स्पेसिफिकली आपने सुना होगा कि लोगों के कंधे में प्रॉब्लम आ जाता है, फ्रोजन शोल्डर हो गया, उठा नहीं सकते पेशेंट। इसके अलावा एक प्रॉब्लम आती है, इसको बेटा टर्न अराउंड कर लें आप। हाँ। एक प्रॉब्लम आती है जिसमें पेशेंट के सीने में फॉर एग्जांपल इस जगह पे दर्द आ रहा है, मेल्स को अक्सर वज़न उठाने की वजह से इस जॉइंट में पेन आ जाता है, तो इस लेवल को ट्रीट करना, हिप जॉइंट को, नी जॉइंट के डिफरेंट लेवल्स पे पेशेंट को पेन्स आ रहे होते हैं, पेशेंट खड़े नहीं हो सकते, नी स्टिफ होते हैं, पाँव के ऊपर स्पेसिफिकली, एल्बो के ऊपर, रिस्ट के जो इस लेवल पे, ये तमाम एरियाज पे शॉक वेव यूज़ होती है, और इसके बड़े अच्छे ड्रास्टिक रिजल्ट्स हैं। सो भैया एंड में आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज, क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहले तो अहमद बेटा, आर यू ओके? पेन में तो नहीं हो, इससे तकलीफ तो नहीं हुई तुम्हें? बस ठीक है। तो वही वाली बात है ना, व्यूअर्स क्लियर करना जरूरी है। अब उसकी आवाज़ ऐसी है कि बंदा घबरा जाता है सुन के, क्या है ये क्या हो रहा है, वो अंदर हिल रही है चीज़, वो इनकी नेक पे ऐसे जैसे एक नजिंग होती है, राइट बेटे? ऐसे ही हुआ ना, वाइब्रेशंस आ रहे होते हैं। वाइब्रेशंस आ रही हैं। अच्छा, मैं नहीं वाइब्रेशन तो गड्डी च बैठ के भी आ जाती है, मोटर बाइक पे भी आ जाती है, वो रिप्लैश की तरफ गड्डी तो भी बैठ। अच्छा, मेरा इंपॉर्टेंट मैसेज यही है कि आप जब भी किसी भी डॉक्टर के पास जाएं तो उनको देखें कि वो वेल एजुकेटेड हैं उस चीज़ के लिए, उनके पास प्रॉपर कोई डिग्री, कोई सर्टिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अब राइट नाउ पूरे वर्ल्ड में जितनी भी स्पेशलाइजेशंस हैं उसके लिए पूरा प्रोसेस होता है लर्निंग का, तो आप लाजमी देख के जाएँ, वैलिड डॉक्टर हो, आपकी प्रॉब्लम जो है उसको डिले ना करें। जितना आप डिले करते हैं वो क्रॉनिक हो जाता है, और क्रॉनिक होने के बाद जितना टाइम आपको ख़राबी में लगा है उससे ज़्यादा या उस जितना टाइम आपको हील होने में लगता है। सो व्हेन एवर यू हैव द प्रॉब्लम आप उसको इमीडिएटली ट्रीट करवाएं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर वसीम। और वही वाली बात है ना कि व्यूअर्स जनरल बातें तो हम करते हैं डॉक्टर साहब से, लेकिन अब डॉक्टर वसीम के साथ हम स्पेसिफिक चीज़ों की तरफ जाना शुरू हो गए ताकि किसी एक चीज़ के बारे में आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिले। अगेन इफ़ यू हैव अ पेस मेकर और यू हैव सर्टन मेडिकल कंडीशंस, ये आपके लिए थेरेपी ठीक नहीं है, लेकिन मुझसे डॉक्टर से रुजू करेंगे, उनसे डिस्कस करेंगे। और व्यूअर्स एक बात ज़रूर कहूँगी, अब जैसे डॉक्टर वसीम की तो मैं गारंटी दे सकती हूँ, देयर इज़ अ लॉट ऑफ रैंडम डॉक्टर्स आउट देयर जो सो कॉल्ड अपने आप को बुला रहे हैं डॉक्टर्स, बट वो हैं नहीं। सो अब उनकी क्वालिफिकेशंस को चेक करना और एक सेकंड ओपिनियन लेना। जैसे ही कोई आपको कहे ना कि सर्जरी करनी है या कोई मेजर चीज़ करनी है, प्लीज़ एक दफ़ा रीचेक कर लें और अल्टरनेटिव थेरेपीज़ को भी देख लें। देखिए कैंसर के केस में तो कीमोथेरेपी होगी, और अगर रिमूव करना है कैंसर तो करना है, बट बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए ऐसी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है जो शायद आपको और ज़्यादा किसी नुकसान की तरफ ले जाए। जहान है तो जहान है। व्यूअर्स, अपनी इसी बॉडी जिसके अंदर आपने पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, थोड़ा सा इस पर तरस खाएं और प्रॉपर चेक करके वेरीफाई करके किसी भी इलाज की तरफ जाएं। मैं खुद बहुत बड़े बड़े भंड कर चुकी हूँ, मैंने डॉक्टर वसीम से भी, डॉक्टर आमना राज, मतलब देयर आर सो मेनी डॉक्टर्स, डॉक्टर कामरान बट, ये ऐसे लोग हैं जिनको मैंने जब बताया कि मैंने क्या हुआ या क्या किया, फिर इन लोगों ने ख़राब की भी चीज़ें ठीक की। लेकिन व्यूअर्स, हर बंदे के पास ये लग्जरी नहीं होती, और हम अपने आप को कभी कभी बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं, और वहाँ से फिर वापसी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो फिर आप पिछली तकलीफ़ पे भी नहीं वापस जाते, आप उससे कई गुना ज़्यादा तकलीफ़ पे फिर स्टक हो जाते हैं। सो छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान के एक और बड़े खूबसूरत इलाके को ट्रिब्यूट पेश करेंगे।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आप समझ गए होंगे कि आज हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं वज़ीराबाद को, और कुछ झलकें हमने आपको वज़ीराबाद की दिखाई, लेकिन ऑब्वियसली दरिया को कूजे में बंद करने वाली बात है, कैसे कर सकते हैं। किसी भी जगह की एक हिस्ट्री होती है, उसका कल्चर होता है, उधर की रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती हैं, खाना पीना होता है, फिर हर इलाके की अपनी कोई एक मखसूस चीज़ होती है। जैसे वज़ीराबाद के साथ कटलरी बहुत ज़्यादा, और सॉर्ड्स को तेज़ करना, ये सारी बातें तो खैर हमारे एक्सपर्ट्स हमें बताएंगे। हम लाहौरी इतना वज़ीराबाद के बारे में जानते नहीं हैं, लेकिन जानना चाहते हैं, इसीलिए ये एफ़र्ट हमने शुरू किया है। एवरी नाउ एंड देन, एवरी फ्यू वीक्स, आपको पता है हम किसी ना किसी सिटी को पकड़ते हैं और उस सिटी से रिलेटेड बातचीत करते हैं। सो आइए मिलते हैं अपने 3 ब्रिलियंट एक्सपर्ट से जो वहाँ से ही बिलोंग करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर नुमान रफ़ी हैं, राइटर, कॉलमिस्ट एंड सोशल एक्टिविस्ट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। देन शकील आज़म साहब, जो सोशल एक्टिविस्ट तो हैं बट एक्स चेयरमैन है पाकिस्तान कटलरी एसोसिएशन वज़ीराबाद के। तो देखा ना, कटलरी ने आना था कहीं ना कहीं। एंड देन सिविल सर्वेंट से ज़्यादा कौन जानता है किसी भी इलाके के इन्स एंड आउट्स, उसके प्रॉब्लम्स, उसके प्लसेस, बल्कि ये वो लोग होते हैं जो आपको अच्छाइयाँ ज़्यादा बता सकते हैं, क्योंकि हम तो सिर्फ नेगेटिविटी पे फोकस करते हैं। सो हमारे साथ एक ब्रिलियंट सिविल सर्वेंट तहसीन सादिक ताडर है। अस्सलाम वालेकुम भाई। थैंक यू। शुरू करूंगी डॉक्टर नुमान से, क्योंकि डॉक्टर नुमान को तो वज़ीराबाद से इतनी मोहब्बत है कि उन्होंने तो किताब ही लिख दी, तो कुछ इसके बारे में बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप इतने एक नोबल कॉज को लेके चली हैं। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे सिटी को भी उसमें काउंट किया और हमें ये मौका दिया कि हम दुनिया के सामने, पूरी दुनिया के सामने अपने शहर को प्रेजेंट कर सकें। वज़ीराबाद मैडम पाकिस्तान के उन चंद शहरों में से है जिसकी हिस्ट्री 450 साल पुरानी है। ये एक इनरिच्ड कल्चर्ड सिटी है जिसके बारे में शायद इतनी बात नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। चूँकि मैं ख़ुद भी एक तबीब हूँ तो इसकी जो हिस्ट्री है वो शुरू एक हकीम से होती है जिनका नाम बेसिकली अब्दुल करीम है। और वो अब्दुल करीम साहब जो हैं वो शाहजहान जो बादशाह हैं उनकी वालिदा का इलाज करने के लिए मुग़ल ख़ानदान में एंटर होते हैं और वो हकीम साहब उनके साथ ऐसे मरासम बनाते हैं कि वो शाही हकीम बन जाते हैं। क्या बात है। और उन शाही हिकमत से निकलते निकलते वो सियासत में आते हैं, उनके साथ फैमिली टर्म होते हैं और शाहजहान के दौर में उन्हें सूबेदार बना दिया जाता है पंजाब का और उस वक़्त के लाहौर का, और उनको वज़ीर ख़ान का ख़िताब दिया जाता है। तो वज़ीर ख़ान साहब ये वही हैं जिन्होंने वज़ीर ख़ान मस्जिद लाहौर में बनाई और उस वक्त उन्होंने 22 लाख रुपया इकट्ठा किया था इलाज की तोहफे के तौर पर। जी उस वक्त का 22 लाख जी टका, उस वक्त का टका, और वो उन्हें इनाम में दिया गया था। हमें आजकल कोई 22 लाख रुपए दे दे तो हम तो ये बड़ी डाले। मुस्तनद बात है जी। और उन्होंने चूँकि इलाज किया था मलिका का और उसके बाद उन्हें वज़ीर का लक़ब भी दिया गया, वज़ीर ख़ान का, और वो सूबेदार थे बेसिकली। अब हुआ ये कि जितने भी मुग़ल बादशाह थे मैडम वो सारे के सारे दिल्ली, और दिल्ली से जब ट्रैवल करते थे कश्मीर में गर्मियों में, गर्मी के दौर में, तो वो रूट लेते थे लाहौर का और लाहौर से फिर कश्मीर का। तो ऑन द वे उन्हें रात अक्सर पड़ती थी दरिया के किनारे, तो रात वो दरिया क्रॉस नहीं करते थे। और चनाब का एक ऐसा एरिया है जहाँ पे उन्हें अक्सर रुकना पड़ता था। एंड देन दे डिसाइडेड टू मेक अ न्यू सिटी देयर, कि यहाँ पे एक ऐसा शहर बनाया जाए जहाँ पे हम पड़ाव कर सकें, जहाँ पे हम रुक सकें। और इसी सिलसिले में सन 1639 में पहली दफ़ा वहाँ पे मुसम्मन बुर्ज के नाम से एक बिल्डिंग बनाई गई, जो आप छावनी समझ लें, सराय समझ लें, एंड इट वाज डेडिकेटेड फॉर द रॉयल फैमिली एट दैट टाइम। और ये सारा कुछ चूँकि सूबेदार वज़ीर ख़ान साहब की निगरानी में हुआ तो ट्रिब्यूट के तौर पे उस शहर को वज़ीराबाद का नाम दिया गया। आजकल तो रोड नहीं किसी को मिलता अपने नाम पे, तो उनको तो पूरी की पूरी सिटी मिल गई। जी, तो ये एक ब्रीफ हिस्ट्री है कि उन्होंने वज़ीराबाद सिटी को प्रेफरेंस में रखा। अब चूँकि वो ख़ुद भी एक नरम दिल हकीम आदमी थे तो उन्होंने उस शहर की प्रॉस्पेरिटी के लिए फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा सराय बनाना शुरू किए। हर 2 कोस के फासले पे एक बावली बनाना शुरू की, जो कि पुराने ज़माने का एक ख़ास कुआँ होता था, उसको बनाया। फिर सराय लोगों के लिए और ताज़ा दम घोड़ों का वहाँ पे बंदोबस्त किया गया कि जो लोग वहाँ पे ठहर सकते हैं वो रात ट्रैवल करें। तो नॉर्मली जो मुगलिया ख़ानदान था वो ये करता था कि जब वो गर्मियों में कश्मीर जाते थे तो रात स्टे करते थे वज़ीराबाद में, और फिर सुबह कश्तियों का एक पुल बनाया जाता था, कश्तियों को खड़ा कर करके, और वो फिर गुजरात का जो हमारा एक बॉर्डर है, इट इज़ एक्चुअली चनाब रिवर,
वज़ीराबाद और गुजरात के दरमियान, तो वो उसको उस कश्तियों से क्रॉस करके एंड दे मूव ऑन टू कश्मीर एंड दे ऑन द वे बैक, जब सर्दियाँ शुरू हो जाती थी वहाँ पे, तो फिर वो वज़ीराबाद स्टे करके तो लाहौर और दिल्ली अपने किले में आते थे। तो ये चीज़ें 450 साल पुरानी हैं। वज़ीराबाद की ब्रीफ हिस्ट्री में बस ये बताता चलूँ कि मुग़लों के अलावा वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोगों ने भी हुकूमत की जो अफ़गानिस्तान से आए, अब्दालियों ने की, गज़नियों ने की, और फिर जो उसका एक ग्रेसफुल पीरियड है वो सिखों के दौर में भी है, जिसमें संत जरनैल सिंह के दौर में चूँकि वज़ीराबाद उनके अंडर रहा है तो वो उस वक़्त के निज़ाम रहे हैं वहाँ पे। एंड देन उसकी एक अपनी तह तारीख़ है जो अंग्रेज़ों के साथ हमने गुजारा थोड़ा टाइम, एंड देन फिर तहरीक आज़ादी की एक पूरी तहरीक है जिसमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली और हमारे ऑफ कोर्स अपने मौलाना ज़फ़र अली ख़ान साहब का एक बहुत बड़ा नाम है, और उस पर फिर हम सारा प्रोग्राम के आगे बात करेंगे। जी सर, वज़ीराबाद। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो शुक्रिया कि मैडम आपने हमें आज इतने अच्छे शो के अंदर मदऊ किया और हमें मौका मिला सिटी ऑफ कटलरी वज़ीराबाद को जो है वो पूरी दुनिया को बताने के लिए और पूरे पाकिस्तान को बताने के लिए। शायद हमारी यंग जनरेशन को तो ये पता भी नहीं होगा। और बात ये कि देखें, कटलरी एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से वर्ल्ड फेमस है, लेकिन कटलरी के अलावा भी इतना कुछ है, इतनी ब्यूटीफुल और कलरफुल हिस्ट्री है। हम एक्चुअली किसी भी जगह को ना किसी एक चीज़ के साथ एसोसिएट कर लेते हैं, किसी को फुटबॉल से एसोसिएट कर लिया तो किसी को किसी और से कर लिया, बट हम ये भूल जाते हैं कि कोई भी जगह सिर्फ एक चीज़ की वजह से शायद फेमस हुई हो, लेकिन उसकी एक हिस्ट्री और एक कल्चर है, वो नहीं भूल सकते हम। ऐसा ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी होगी कि वज़ीराबाद इस वक्त जो है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डेमास्कस जो का जो खंजर, उसके जो नाइव्स हैं, किचन नाइव्स हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस जो है वो कर रहा है दुनिया के अंदर, और इसकी बड़ी मार्केट जो है वो हमारी जो है वो USA है। ओके। और हमारी जो तलवारें हैं जो है वो आपको सुन के ये भी मैडम खुशी होगी कि हॉलीवुड के अंदर जो है वो हमारी जो है वो तलवार जो है वो यूज़ होती हैं क्योंकि जब उनको वहाँ से बनवाना उनको चाहिए होता है, स्पेशली स्वॉर्ड फाइट्स के लिए, और जब किसी भी सुपर हीरो टाइप चीज़ें होती हैं तो बड़ी स्पेसिफिक, क्योंकि देखिए बाहर के ममालिक में जब आपने ये चीज़ें बनवानी हो तो लोग औखे सौखे हो जाते हैं कि नहीं जी नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। हमारे लोगों की खूबसूरती ये है कि हम हाथ से भी अगर चीज़ बनाते हैं तो इतनी खूबसूरती से बनाते हैं कि मशीन उसके साथ मुकाबला नहीं लगा सकती। बिल्कुल ऐसे ही है। और क्राफ्ट्समैनशिप है जो है वो, और ग्लैडिएटर के अंदर जो तलवार जो है वो कॉपी करके जो है वो वहाँ पे सारी बात है, मास्टर पीस तो वहीं पे तैयार होता है, उसके बाद उसकी कॉपी जो है वो वज़ीराबाद से ही तैयार होके जो है वो जाते रहे। अर्ली 90s और 2000 के बिटवीन जो है वो इस सनत ने जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो तलवार साजी के अंदर एक्सपोर्ट किया है। और यहाँ पे तो लोग तलवारें अपनी बादशाह वगैरह इधर तलवारें तेज़ कराने के लिए भी आते रहे। मावी जो है वो बड़ा ब्रिलियंट जो है वो इस इंडस्ट्री का जो है वो मावी है। पार्टीशन से पहले जो है वो कटलरी की जो है वो सनत यहाँ पे बड़े ब्रांड थे जो है वो यहाँ पे काम कर रहे थे। इसके अलावा जो है कि हमारी $143 मिलियन की एक्सपोर्ट है सालाना। वाव। इसके अलावा जो सेकंड जो हमारा है वो चम्मच और कांटा जो है वो, कुकिंग स्पून्स हैं, यूटेंसिल्स हैं जो है वो, ये जो है वो हमारे सिटी के अंदर बनते हैं। और आपको मैं एक मज़े की बात बताऊं, सबसे पहला प्रेशर कुकर पाकिस्तान के अंदर जो है वो भी वज़ीराबाद में बना है। Well, there you go ना। अब बात है कि व्यूअर्स ये वो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स है जो हम रियलाइज ही नहीं करते। घर में भांडे बर्तन चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग वेयर दे कम फ्रॉम। फुटबॉल की भी हमें पाकिस्तान में तब कदर आई जब फुटबॉल बाहर फीफा में इस्तेमाल हुआ। ये नहीं रियलाइज करते कि अरसा अज़ल से हो रहा है, ये हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो किसी ने बात को वायरल कर दिया। तो बात ये है कि बाहर से पता चलने से बेहतर नहीं है कि हमें खुद ही अपने कल्चर और अपने डिफरेंट एरियाज़ की ब्यूटीफुल चीज़ें हमें उनके बारे में पता हो। बिल्कुल जी सर। मैडम थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मट्टी के साथ जो रिश्ता है वो आपने ये जो प्रोग्राम का सिलसिला शुरू किया है, ये एक मट्टी के साथ जो रिश्ता है वो ऐसे ही जैसे माँ के साथ रिश्ता होता है। तो आपने पाकिस्तान के डिफरेंट जगहों के साथ जो कनेक्शंस बनाने का ये किया है, इट्स अप्रिशिएबल एंड वी आर थैंकफुल कि आपने हमें यहाँ पे बुलाया।
तो इतना हिस्ट्री के बारे में तो इतना माशाल्लाह बात हो चुकी। ये जो आज की बात करनी भी ज़रूरी है। जी मैडम, ये जो थोड़ा सा मैं रोशनी डालूंगा उस पर, जो वज़ीराबाद की स्ट्रेटजिक लोकेशन है इसके बारे में। ये इतना इम्पोर्टेंट था कि 1850s तक जो है, जो ब्रिटिश एम्पायर की जो थी कैंटोनमेंट, दैट वाज इन वज़ीराबाद। दैट वाज लेटर ऑन इट वाज शिफ्टेड टू सियालकोट। अब जो सियालकोट का कैंट है वो वज़ीराबाद का था पहले। ओके। और जो 1965 की वॉर है, जब वो स्टार्ट हुई तो वो उसमें वज़ीराबाद का जो रेलवे स्टेशन है उसको अटैक करके उन्होंने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, बिकॉज ये तीसरा बड़ा जंक्शन है इसका हमारा पाकिस्तान का। यहाँ से लाहौर मेन स्ट्रीम और डिफरेंट ब्रांचेस को ट्रेन्स निकलती हैं, तो उन्होंने वो उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, ये इसकी स्ट्रेटजिक लोकेशन की वजह से। तो वो फिर बाद में रीबिल्ड हुआ। और एक बड़ा खूबसूरत ब्रिज है हमारा, अलेक्जेंड्रा ब्रिज जो है वो रिवर चनाब के ऊपर है, स्टेट ऑफ द आर्ट है, वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। इट्स आलमोस्ट मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड, तो वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। तो मैडम जो रेजिलियंस है, जो वो उसका लेवल वज़ीराबाद और उसकी यूथ में वो बहुत ज़्यादा है। वो इस तरह से मैं इनकी बात से कंटिन्यू करूँगा कि जब हिट मिला इनकी इंडस्ट्री को, हमारी इंडस्ट्री को जब हिट मिला है फ्री ट्रेड से और चाइना से इंपोर्ट से, और बहुत से लोकल फैक्टर्स भी हैं, इनपुट महंगे हो गए, तो उसके साथ यानी हमारी इंडस्ट्री ने जैसे आपने आपको ट्रांसफॉर्म की है, एक्सपोर्ट की तरफ ले गए हैं और डैगर्स की तरफ ले गए हैं। वो जो छुरी कांटा ट्रेडिशनल था वहाँ से वो ट्रांसफॉर्म करके डैगर्स की तरफ ले गए हैं। अब जो डमास्कस प्रोड्यूस करने वाला जो मुल्क दुनिया में हमारा नाम है वज़ीराबाद का, तो वो वहाँ से हमारी यूथ ने वो चीज़ को पिक किया है विदाउट एनी सपोर्ट। कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं फ्रॉम द पार्ट ऑफ नहीं है, तो उन्होंने खुद से इसको किया और उसको एक्सपोर्ट पे ले गए हैं। तो दिस इज अप्रिशिएबल। उसके बाद जो देखिए ना, आप या तो पिट सकते हैं अपनी किस्मत को। देखिए चाइना ने इसीलिए एक्सेल किया है क्योंकि उन्होंने हर जगह अपनी जगह बना ली। आप ये देखें, हर एरिया में उन्होंने जो भी चीज़ वो 10 की मिल रही थी वो 3 की बेच रहे हैं। जी। तो ऑब्वियसली मैं 3 रुपए की चीज़ क्यों नहीं लूंगी। इवन अगर पाकिस्तान में कोई चीज़ बन रही है, अगर मुझे किसी और जगह से वो 3 रुपए की मिल रही है अपने ही मुल्क में, तो मैं 10 की क्यों लूंगी। बिल्कुल। तो फिर हमारे यहाँ के बच्चों ने जब जब बाहर भेजने का सोचा तो वो उनके एंड पे एक बड़ी सेंसिबल डिसीजन थी। बिल्कुल जी, वो था। क्योंकि आप पिट भी सकते हैं और आप कोई पॉजिटिव स्टेप्स भी ले सकते हैं। जी बिल्कुल मैडम। सो यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस वज़ीराबाद के साथ देखें। एक होती है कि बंदा बड़ा होता है एक जगह पे, और मैं चाहती हूँ कि लोग वहाँ पे, ये तो कुछ टेक्निकल बातें हो गई, लेकिन कुछ इमोशनल बातें भी होती हैं, कोई वाबस्तगी होती है, कुछ यादें होती हैं, वो मैं आपकी जानना चाहूँगी। एंड देन ऑफ कोर्स योर फेवरेट फूड्स वहाँ के कौन से इलाके, जैसे आपने कुछ अलेक्जेंडर ब्रिज की बात की, तो कुछ ऐसी जगहें होंगी जो विजिट करने, कुछ ऐसी चीज़ें जो एक्सपीरियंस करने से ताल्लुक़ रखती हैं। ये हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज हम वज़ीराबाद की बात कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर नुमान रफ़ी हैं, शकील आज़म साहब हैं एंड तहसीन सादिक ताड़ साहब हैं। हम बात कर रहे थे कुछ हिस्टोरिकल टेक्निकल चीज़ों की, लेकिन आपका पर्सनल एक्सपीरियंस वज़ीराबाद का, आप लोग तो वहाँ बड़े हुए, राइट? वहाँ पे पले, वहाँ पे बड़ा वक्त गुजारा। सर मैम, सबसे पहले तो जो आपने क्वेश्चन किया था कि हमारी जो फेमस बिल्डिंग्स हैं वहाँ की, मैं थोड़ा सा उस पर बात करता चलूँगा क्योंकि वो भी हमारे बचपन की यादों का एक हिस्सा है। बिल्कुल। तो शेर शाह सूरी के नाम से हर बंदा वाकिफ़ है। शेर शाह सूरी ने जो जर्नैली सड़क बनाई है, तो उसमें एक रूट वो वज़ीराबाद का भी है जो वहाँ से गुजरता है, जो लाहौर से कश्मीर तक जाती है या पेशावर तक जाती है। तो वज़ीराबाद के ऊपर उन्होंने एक डाक सेंटर अपना बनाया हुआ है। डाक का एक मुकाम था जिसे हम डाक खाना कहते हैं। वो एक स्टॉप ओवर था उस वक़्त में जब घोड़ों से डाक आया जाती थी और वहाँ पे रुकती थी, और तेज़ तरीन वो ज़रिया आमदरफ़ समझा जाता था और मवासलात का भी सबसे लेटेस्ट तरीका था वो। दूसरी बात ये है मैडम कि वो एक डाक जो बाउली है वो देखने से ताल्लुक़ रखती है, शेर शाह सूरी की एक हमारी मोनूमेंट है। दूसरा ये कि बहुत सारी जो पुराने ज़माने की बाउलियाँ हैं, जिनमें के पुराने ज़माने के कुएँ हैं, वो वज़ीराबाद में देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके अलावा अलेक्जेंड्रा ब्रिज जो लोग आते हैं वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट है, वो लोग देखते हैं।
और जो हमारी आपने बात की कि इमोशनल अटैचमेंट्स की और वो सारी, चूँकि मैं फिर वही बात करूँगा कि वो हकीम साहब का बनाया हुआ शहर है एंड आई माई सेल्फ इज़ अ डॉक्टर, तो मैंने बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन जो अपने बचपन में ली है वो वहाँ की सोशल एक्टिविटीज़ से ली है। वज़ीराबाद के बारे में मैं आपको बताता चलूँ, ये तकरीबन इस टाइम का जो लास्ट कंसेंसस है उसके मुताबिक ये तकरीबन 12.5 लाख की आबादी का एक तहसील था जो अब डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो इसके अंदर आप अनगिनत ऐसी एनजीओज को देखेंगे जो ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रही हैं विदाउट टेकिंग एनीवन्स नेम। और आप लोग खुद भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, दो लोग तो हमारे पास खुद सोशल एंड देन होता ही सोशल एक्टिविस्ट एट द एंड ऑफ द डे। जी, तो मैं खुद भी चूँकि 2 एनजीओ रन कर रहा हूँ, लेकिन मैं जिन लोगों से मोटिवेशन ली उनमें ऐसे लोग हैं मैडम जो एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, और वज़ीराबाद के लोग हैं जिन्होंने 50 से ज़्यादा मुल्कों में अपने स्कूल खोले हैं और वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और उन्हीं के मालिकान को सदारती अवार्ड्स भी मिले हैं। सो मेरा सवाल ये है कि अगर हम वज़ीराबाद की लेवल ऑफ एजुकेशन की बात करें तो क्या वहाँ पे तालीमी इदारे ऐसे, क्योंकि देखिए ना लोग कभी कभी बड़े शहरों, वज़ीराबाद भी छोटा नहीं है बट एट द सेम टाइम लोग सोचते हैं कि भाई जिस तरह लाहौर में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है, कराची में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है, तो क्या वज़ीराबाद इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी जगह है शिफ्ट होने के लिए? जी बिल्कुल मैडम, यहाँ मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ना, क्योंकि लोग देखिए विद इन द कंट्री भी तो माइग्रेशन होती है। जी बिल्कुल। और कभी कभी अगर एक जगह पर कहा गया है कि अगर किसी एक जगह पे आपका नहीं मामला बनता तो आपको कहीं और जाना चाहिए। मैं अगेन हिस्ट्री की तरफ थोड़ा सा आऊँगा। वज़ीराबाद जब नया बना था तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग वहाँ पे मुकीम नहीं थे, तो 40% लोग जो रह रहे थे, उसके बाद जब माइग्रेशन 1947 की हुई है तो 60% लोग ऑलमोस्ट माइग्रेटेड है वहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीराबाद ने उन्हें वेलकम भी किया है और उनको प्रोग्रेस करने का और ग्रो करने का मौका भी दिया है। सो अक्रॉस द पाकिस्तान एनीवन हु कम्स टू वज़ीराबाद दे आर ऑलवेज वेलकम। और दूसरी बात यह है कि मैडम हमारा शहर एक इंडस्ट्रियल सिटी है और उसके साथ साथ एग्रीकल्चरल भी है, तो इसलिए जो ज़्यादातर बिजनेसेस हैं वो रिलेटेड टू आर्ट्स एंड क्राफ्ट ऑफ दी कटलरी एंड और उसके एसोसिएटेड, या जो लोग हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं। और जहाँ तक बात की आपने हमारे तालीमी इदारों की, तो वज़ीराबाद में ऑलमोस्ट इस टाइम 3 कॉलेजेस हैं और उसके अलावा तमाम बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस हैं, इंक्लूडिंग पंजाब यूनिवर्सिटी जो गुजरांवाला में हमारे बिल्कुल करीब है। तो देयर यू गो व्यूअर्स, एट द एंड ऑफ द डे अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव और मूव टू। अगर आप सोच रहे हैं शिफ्ट करने का, हमारा ये प्रोग्राम करने का एक ये भी रीज़न है, हर बंदा ना लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, मुल्तान इस तरफ भागता है। ये भूल जाते हैं कि हमारे इतने ज़्यादा एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे रहने की भी कॉस्ट कम है, वहाँ पे प्रॉपर्टी आप ओन भी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि अब आज लाहौर में या कराची में लेने की कोशिश करें 2 मरले की ज़मीन नहीं मिलती। सो ये भी एक कंसिडर करने वाली बात है कि आप अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी बहुत बेहतर कर सकते हैं किसी ऐसी जगह शिफ्ट होके, और उस मुल्क की इकोनॉमी भी बेहतर, उस शहर की इकोनॉमी भी बेहतर, इंक्लूडिंग एयर क्वालिटी इंडेक्स एज वेल। वो देयर यू गो, उसका ताना तो सारी ज़िंदगी हमें पड़ेगा। जी सर। जो मेरा बिज़नेस का हमारा जो अदारा है पाकिस्तान कटलरी एसोसिएशन 1969 से इस्टेब्लिश है वज़ीराबाद के अंदर, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एसोसिएशन फ्रॉम इन पाकिस्तान। और यंग लोगों को तो आप लोग बड़ा इनकरेज भी करते हैं कि आओ हमारा हिस्सा बनो, हमारे साथ चलो, हम तुम लोगों को गाइड करेंगे। आपकी तो एसोसिएशन सीनियर्स जो है वो जूनियर्स को बड़ा गाइड भी करती है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और जो हमारे यंगस्टर हैं उन्होंने वज़ीराबाद का नाम जो है वो बड़ा प्रमोट किया है, ख़ास तौर पे आईटी में जब जो है वो एक इनकलाब आया, ई कॉमर्स पे जो है वो बच्चों ने आके जो है वो मार्केटिंग जब की है, तो वज़ीराबाद का नाम जो है वो पाकिस्तान का नाम जो है वो बड़ा फेमस। रिसेंटली लास्ट 2 ईयर्स के अंदर मैंने इसके ऊपर जो है वो एसोसिएशन के अंदर बड़ा काम किया है, इंटरनेशनल एग्जीबिशन, और फिर जो लाहौर के अंदर जो है वो हमारी इंटरनेशनल एग्जीबिशन जो होती है एक्सपो सेंटर के अंदर, उसके अंदर हमने एक शानदार पेविलियन बना के वहाँ पे जो प्रेजेंट किया हमने अपने सिटी ऑफ कटलरी को, वो देखने के लायक था। जो 2023 का हमारा जो है वो हाईलाइट था बेसिकली जो है, और 2024 वाला एडिशन जो था एक्सपो पे, वो ज़बरदस्त। लेकिन मुझे ये बताइए आपकी पर्सनल यादें। जी ग्रोइंग अप सबसे प्यारी यादें तो बचपन की होती है, फिर हम बड़े होकर नौकरियों में लग जाते हैं और बिजी हो जाते हैं। जी मैं वज़ीराबाद के साथ एक छोटा सा मेरा गांव है जो है वो, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। 1992 में वज़ीराबाद हम शिफ्ट हो गए, बेहतर एजुकेशन के लिए मेरे वालिद साहब जो है वो वहाँ पे शिफ्ट हो गए। इससे पहले जो मेरे गांव की यादें हैं, मुझे ज़राअत के साथ जो है वो एग्रीकल्चर के साथ बहुत लगा हुआ है, और मैं चाइना जब भी जाता हूँ
अपने बिज़नेस के सिलसिले में, और वहाँ पे मैं उनकी एग्रीकल्चर को जो उन्होंने रिफॉर्म्स किए हैं उसको वहाँ पे देखता हूँ। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहा हूँ अपने गांव से ही जो है वो एक स्टेप ले रहा हूँ कि जो चाइना में मैंने मॉडल देखा और जो वहाँ पे चीज़ों को देख के जो मुझे फ़ील हुआ कि क्यों ना हो कि हम अपने शहर वज़ीराबाद के जो गांव हैं वहाँ पे जो छोटे छोटे तालाब जो वेस्टेज ऑफ वाटर जो है वो हमारा वहाँ पे है, उनको हम जो है वो इस तरह कन्वर्ट करें, वो फ़िशिंग के लिए जो है वो वहाँ के उसके अंदर जो है फ़िशिंग का ब्रीड डाला जाए, फिश फार्म्स। हाँ, फ़िश फार्म्स, वहाँ के अंदर डक जो है वो बतख जो है वो उसको उसी जो है वो जोहड़ के अंदर जो है वो पाला जाए और वहाँ से ही रेवेन्यू निकाल के उसी गांव की जो है वो उसको फूड भी प्रोवाइड किया जाए और वहाँ की जो सफाई सुथराई के जो म्यूनसिपैलिटी के मामलात है वो उसी जो है वो तालाब से जो है वो निकल सकते हैं, जो कि चाइना के अंदर ये मॉडल जो है वो उन लोगों ने अडॉप्ट किया हुआ है। व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया। जी जी सर। हाँ, मैडम ये जो डी अर्बनाइजेशन इनिशिएटिव है ना, इट्स वेरी गुड। अर्बनाइजेशन बहुत होगी, ये इस प्रोग्राम का जो है ना अल्टीमेट ये बहुत अच्छा है डी अर्बनाइजेशन के। और भी इलाके हैं कि जहाँ पे बंदा कर सकता है, ड्वेलिंग रह सकता है बंदा। तो इतनी क्लीन एनवायरनमेंट बेसिकली जो है एग्रीकल्चरल है, वो उसकी जो मेन है मतलब ना, देखिए ना, जैसे कि- अर्बन सिटी है लेकिन आपको बेनिफिट्स एग्रीकल्चरल सिटी के मिलते हैं क्योंकि वहाँ पे बिजनेसेस भी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, बट वहाँ पे एग्रीकल्चरल भी है। तो साफ सुथरी हवा, साफ सुथरी इन्वायरमेंट, साफ सुथरा पानी, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। यहाँ से जो मोटरवे है सियालकोट का, यहाँ से आप निकलें एग्जैक्टली इस लोकेशन से, इट विल टेक 1 hour 25 minutes, वी विल अराइव एट वज़ीराबाद। तो वज़ीराबाद जो दूसरा आपका पॉइंट था वेरी वैलिड कि जॉब्स के हवाले थे। वज़ीराबाद जो है दैट इज सेंटर ऑफ द गोल्डन ट्राइंगल। गोल्डन ट्राइंगल जो है वो गुजरांवाला, सियालकोट एंड गुजरात को कहते हैं, दिस इज अ ट्राइंगल, और वज़ीराबाद इन सब के सेंटर में है ऑलमोस्ट। तो ये जॉब्स की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ना सिर्फ वज़ीराबाद में हैं, वो तीनों उसके कॉर्नर्स में अवेलेबल हैं, गुजरांवाला और ऑल द 3 आर इंडस्ट्रियल हब्स। सो द पॉइंट इज व्यूअर्स, आप वज़ीराबाद में रहते हुए भी इन इलाकों में काम कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। अब कितने ज़्यादा लोग हैं जो इस्लामाबाद में जॉब कर रहे हैं, रावलपिंडी में जॉब कर रहे हैं, रहते वो चक्री में जी, क्योंकि सस्ता है और अब चक्री की भी वैल्यू बढ़ गई है। सो द पॉइंट इज़, अगर आप अपने आप को किसी इस सिचुएशन में कि स्ट्रगल पीरियड से गुजरे हैं, नहीं समझ आ रही, तो ऐसी जगहें बड़ी पॉजिटिव हैं जहाँ पे आप जाके वहाँ पे आप कनाल की एक जगह ले सकते हैं जितने में आपको यहाँ पे 2 मरला नहीं मिलेगा, 3 मरला नहीं मिलेगा, या 2 कनाल की जगह ले सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ की बात है ना, थोड़ा सा फॉरवर्ड थिंकिंग हो। देखें, घर पे बैठे हुए हाथ पे हाथ धर के अगर हम सोच रहे हैं हमारे हालात बेहतर होंगे, तो वो शायद एक इतना इंटेलिजेंट आइडिया नहीं है। आई हैव ऑलवेज बिन समन, मैं कनाडा गई तालीम हासिल करने के लिए, मैंने 1.5 साल कराची में भी गुजारा। आई लव लाहौर, लेकिन मैं भी अपने काम के लिए ट्रैवल करती हूँ, कराची जाती हूँ ड्रामों की शूट के लिए, इस्लामाबाद जाती हूँ। ट्रैवल करना, सफ़र करना आपको सिखाता है जी, और एक से दूसरी जगह विद इन योर कंट्री माइग्रेट करना एक अच्छा आइडिया है। जी, थोड़ा सा आपकी भी ज़िंदगी में चेंजेस आते हैं और अपॉर्चुनिटीज़, जी, शायद लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में बैठे आप स्ट्रगल कर रहे हैं और वज़ीराबाद जाके आप एक्सेल करें। जी, अपॉर्चुनिटीज़ को चेकआउट ज़रूर करना चाहिए, भूख भांगड़ों में बैठने से तो बेहतर है। जी। किचन में भी नज़र डालनी बहुत ज़रूरी है। जी आमना, क्या सिचुएशन? जी इतनी मुस्कुरा के वज़ीराबाद देख रही थी, आप भी वहीं से हैं? जी जी अच्छा ओके, मैंने कहा मैं चेक कर लूँ। जी पालक चिकन जो है वो रेडी हो गया है, साथ में पुलाव है। हमने सर्विंग के वक्त इस पर क्रीम ऐड कर दी थी, आपके सामने। ऑसम, थैंक यू सो मच आमना। फाइनली, क्योंकि खाने की बात हुई तो वहाँ के खाने की चीज़ें क्या है? सुना वज़ीराबाद खाने के लिए भी बड़ा फेमस है। जी, जो हमारी सबसे ज़्यादा फेमस है वहाँ की चीज़ वो फ़िश है, और हमारा जो फ़िश का एक ब्रांड भी बहुत मशहूर है। पाकिस्तान, पंजाब से तो बहुत ज़्यादा लोग स्पेशली वज़ीराबाद आते हैं वो फ़िश स्पेशल टाइप ऑफ कुकिंग की खाने के लिए। वो डीप फ्राई है और उनके ख़ास मसाला जाते हैं। तो इफ़ यू एवर विज़िट वज़ीराबाद यू शुड ट्राई दैट वन। और उसके अलावा जो लाहौरी हमारी तो वैसे ही मच्छी के शदाई होते हैं, लेकिन हम रहू पे स्टक रहते हैं। जी, उसके अलावा जो है वो हमारी वहाँ की बर्फ़ी बहुत मशहूर है, और वो एक स्पेशल गूंदों वाली बर्फ़ी होती है विच इज़ वेरी स्वीट और लेस शुगर कंटेंट, लेस फैटी कंटेंट, बट वेरी वेरी रेयर, मतलब टेस्टी इन टेस्ट।
तो उसके अलावा जो हमारे पेट में मड़ोड़ें पड़नी शुरू हो गई हैं, उनकी भी पड़नी शुरू हो गई है। उसके अलावा हमारे जितने भी देसी फूड्स हैं पंजाब के वो वज़ीराबाद में पाए जाते हैं। साग है, मकई की रोटियाँ हैं, उसके अलावा कढ़ाइयाँ और उस तरह के मतलब खाने के तमाम ब्रांड आप अगर ले लें तो वो सारे मौजूद हैं। लेकिन हाँ, जैसे कि आपने कहा कि एक तो जो लोकल चीज़ें हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल ब्रांड्स भी हैं बहुत से वज़ीराबाद के साइड पे आ गए बिल्कुल आ गए हैं। सो बात ये है कि व्यूअर्स, इट्स अ डेवलपिंग सिटी अगर मैं कहूँ, डेवलप तो है लेकिन फर्दर डेवलपिंग, एंड वेरी सून वजीराबाद में वही वाले फिर मामलात होंगे जो लाहौर कराची में होते हैं कि जगह नहीं मिलनी। सो अगर कोई सोच रहा है अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एग्रीकल्चर में भी हैं और इंडस्ट्री में भी हैं, बड़ा रेयर होता है व्यूअर्स कि दोनों चीज़ें एक ही जगह पे मिले हैं। तो हम एग्रीकल्चरल कंट्री, लेकिन ज़्यादातर हम एग्रीकल्चर को साइड पे होते हुए देखते हैं। ये वाहिद जगह है जहाँ पे दोनों चीज़ें आपको मिल रही हैं। मैडम सिटी वज़ीराबाद के साथ 250 के करीब विलेजेस हैं जो ऑलमोस्ट 10 मिनट्स की ड्राइव पे हैं सारे। तो इससे ज़्यादा आसानी और मतलब वो जो कहते हैं ना कि इंटरेस्टिंग जगह क्या हो सकती है टू मूव टू। सो फाइनली छोटा छोटा मैसेज कि क्यों कोई वज़ीराबाद शिफ्ट हुए। सर आपसे शुरू करेंगे। अगर कोई आपको कहता मैं कि मूव करना चाह रहा हूँ और आप उनको वज़ीराबाद शिफ्ट करना चाह रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहेंगे? वन लाइनर। क्लीनर एनवायरनमेंट, चांसेस फॉर डेवलपमेंट एंड चांसेस फॉर इन्वेस्टमेंट एज वेल। ज़्यादा चांसेस छोटी इन्वेस्टमेंट के हैं। आप वज़ीराबाद में कह लें, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, छोटी इन्वेस्टमेंट आप करना चाहें तो अपनी इन्वेस्टमेंट करके अपना छोटा स्टार्टअप आप लगा सकते हैं। बिल्कुल। क्लीनर एनवायरनमेंट, प्रॉपर्टी सस्ती है, लिविंग सस्ती है, डेली यूज की चीजें सस्ती हैं। आप कम में बहुत खुशहाल जिंदगी एंड गुजार पीपल आर सकते हैं। वेलकमिंग, पीपल आर वेलकमिंग एंड Very इट्स well. डेवलपिंग। यू हैव चांस टू डेवलप एंड मेक अ मार्क ऑफ योरसेल्फ। और व्यूअर्स, तालीमी इदारे भी बहुत हाई एंड, और जैसे कि भाई ने पहले भी कहा, NGOs ऐसे, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे जो लोगों की फलाह के लिए काम करें, किसी भी पर्सनल गेन के लिए नहीं, इसलिए क्योंकि इट्स द राइट थिंग टू डू। अच्छे लोग, भले लोग, बड़े दिल वाले लोग। जी भाई आप क्या कहेंगे? जी डॉक्टर साहब, एक जो है वो भूल गए वज़ीराबाद की जो ख़ास सुगात है, हैंडमेड कुकीज़। मैं तो जब भी अब्रॉड जाता हूँ तो लेके जाता हूँ, और ख़ास तौर पे चाइनीज़, लाहौर की एक जगह की नान खताई बड़ी फेमस है। नान खताई बिल्कुल। फलूदे की शॉप भी है जो है वो फलूदे की शॉप भी है, बाजार वो तो में। मैंने भी सुना हुआ है। फलूदा बहुत मशहूर है, लेकिन वो अमेरिका वहाँ नहीं पर। लेके जा सकते। बिल्कुल। तो वज़ीराबाद में सर यही बतेरा रीज़न है शिफ्ट करने का। जी बिल्कुल। अगर आप बात करें तो एक्चुअली ये बतेरा रीज़न है शिफ्ट करने का। फलूदा और मछली और बेकरी। और बेकरी, वो देख लें। और सर फाइनली वन लाइन। शहर मोहब्बत कहा जाता है जी वज़ीराबाद को। इनरिच्ड हिस्ट्री है हमारी, शायरी की, नावल निगारों की, पढ़े लिखे लोगों की। मोहब्बत वाला शहर है। कारोबार तो हर जगह होता है जी, मोहब्बत कहीं कहीं मिलती है। तशरीफ़ लाएं वज़ीराबाद। एक मैडम जो है हम सब की तरफ से जॉइंटली है, ये हम सब बिज़नेस के लिए, नौकरियों के लिए मुल्क के डिफरेंट शहरों में जाते हैं, दुनिया फिरते हैं, और फिर एंड पे हम अपने शहर में आते हैं। और जो हमें वो अपनाइयत का एहसास जब हम उन गलियों में, उन बाज़ारों में आता है, वो दुनिया में कहीं नहीं आता। बिल्कुल। जैसे वो एक शेर है कि वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया। एक यही बात है अच्छी मेरे हर जाई की। ट्रू फॉर एवरीवन। थैंक यू सो मच गाइस। मैम इसमें मैं एक और चीज़ कहूँगा कि वेलकम करेंगे हम उन लोगों को जो स्टार्टअप बिजनेस करना चाहते हैं। वज़ीराबाद एक बिग मार्केट है, चीपेस्ट मार्केट है, और उसकी प्रोडक्ट के अंदर इतनी वर्थ है कि अगर आप कोई $5 की प्रोडक्ट वहाँ पे बनाते हैं तो वो $100 और $120 के अंदर आप इजीली सेल कर सकते हैं। ख़ास तौर पे वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए जो है वो वज़ीराबाद इज़ बिग मार्केट। हैंडमेड प्रोडक्ट जो है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बनती हैं जो है, तो उसके लिए जो है वो हम वेलकम करेंगे। और ख़ास तौर पे जो ई-कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, बच्चियाँ और बच्चे जो हैं, वो जो है वो वज़ीराबाद को विज़िट करें, वहाँ की हैंडमेड प्रोडक्ट को जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएं। उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है वज़ीराबाद। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, ब्लेस यू। अब वज़ीराबाद शिफ्ट नहीं होना तो कम से कम चक्कर तो लगाना ज़रूरी हो गया। वेलकम। सो डेफिनेटली वी आई होप कि इस प्रोग्राम से व्यूअर्स आप लोग भी थोड़ा सा इंस्पायर्ड हैं, स्पेशली जो लाहौर और इधर के गिरदो नवा के एरियाज़ में लोग रहते हैं। आप लोगों के लिए इतना कोई लंबा ट्रिप नहीं है, फैमिली ट्रिप बनाएं, गाड़ी में बैठें, इवन बस पे चले जाएं। इट्स सो ईजी, मतलब 1-1.5 घंटे का रास्ता है। गो चेक इट आउट,
एंड देन डिसाइड योरसेल्फ कि क्या ये आपके लिए एक वायबल ऑप्शन है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।